Yo, what's up everyone? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने आखिरी रिवीजन लेक्चर पर। यहाँ पर हम सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं फॉर May 26, September 26 एज वेल एज फॉर January 27 एग्जाम्स, एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एंटायर सीरीज। हम लोगों ने ये वाली सीरीज स्टार्ट की थी आई थिंक 10th ऑफ मार्च से। 8 मार्च को रिजल्ट आया था, उसके बाद 10th मार्च से हमने ये वाली सीरीज स्टार्ट की थी। एंड उसके बाद से हर रोज लगातार विदाउट अ ब्रेक हम लोग रोज एक क्लास यहाँ पर कर रहे हैं। संडेज को हम लोग छुट्टी लेते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग रोज एक क्लास यहाँ पर कर रहे हैं जहां पर हम एक चैप्टर उठाते हैं और उसका पूरा एंड टू एंड हम लोग रिवीजन करते हैं थ्रू माइंड मैप्स एंड एवरीथिंग। राइट, तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ, ये चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये May 26, September 26 और January 27 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। और इसको करने के बाद आपको टैक्सेशन की सेल्फ स्टडी बुक्स और टैक्सेशन की स्कैनर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ये हम लोगों का इनकम टैक्स का पोर्शन है और ये हमारे जीएसटी के शेड्यूल है, जीएसटी का शेड्यूल है। एंड टुडे इज व्हाट 10th of April, और आज हम लोगों को रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाला चैप्टर रिवाइज करना है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ ये नोट्स वगैरह आप लोग कैसे देख सकते हो। तो आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पर आना होगा kumarnishant.com पर, और जब आप kumarnishant.com पर आओगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द फास्ट ट्रैक कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जहां पर हम लोगों ने हर चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन किया है, इवन मोर डिटेल्ड दैन जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया है। एंड इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की हुई है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, ये May 26, September 26 और January 27 के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है जिसमें आप लगातार अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपको तीन बुक्स मिलती हैं, वो इनकम टैक्स और जीएसटी की सेल्फ स्टडी बुक्स और टैक्सेशन की स्कैनर। एंड एक प्रॉपर एलएमएस की एक्सेस मिलती है जहां पर गेमिफाइड वे में क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जिससे आप लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये तो हो ही है। बाकी ये फ्री रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली कोर्सेज पर आओगे। कोर्सेज पर आने के बाद आपको 4 कैटेगरीज दिखाई देंगी। एक तो यहाँ पर सीए कोर्सेज आ जाएगा, फिर एक सीए कॉम्बो कोर्सेज आएगा, फिर ये सीए बुक्स आएगा और स्टॉक मार्केट आएगा। आपको सीए कोर्सेज पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ सीए कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, और इस पेज में आप देख सकते हो जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, आपको इस वाले कोर्स पर आना है, टैक्सेशन रिवीजन सीए इंटरमीडिएट वाले कोर्स पर आना है। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, और यहाँ से आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। रिगार्डिंग द बुक्स, आप लोगों को यहाँ पर आना होगा बुक्स में। तो जब आप बुक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, और इस पेज में आप लोग देखोगे जितनी भी बुक्स हम लोगों के पास है सारी की सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप हार्ड कॉपीज भी ऑर्डर कर सकते हो, आप ई बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। इनफैक्ट टैक्सेशन के लिए तो हम लोगों ने हार्ड कॉपी और ई बुक का एक कॉम्बो भी बनाया हुआ है जिससे जैसे ही आप ऑर्डर करो तो आपको ई बुक की एक्सेस इंस्टेंटली मिल जाए, और साथ ही साथ हम लोग आपको हार्ड कॉपी भी भेज दें। ठीक है, तो आप ये भी एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। अब यहां पर कई सारी चीजें देखो आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, जैसे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2A 2B, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं अलग अलग चैप्टर्स में। लेकिन ठीक है, यहां पर सारी की सारी चीजें ना कंसोलिडेट होकर आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। डन, मैं एक बार फोन साइलेंट पे कर देता हूं। यस, मैंने फोन कर दिया है साइलेंट पर, और अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो सबसे पहली बात तो यार, रिटर्न का मतलब क्या होता है? तो रिटर्न बेसिकली क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जहां पर आप गवर्नमेंट को सब कुछ बताते हो कि देखो मैंने इतना इतना पैसा कमाया, इतनी मैंने सेल्स की, इतना मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, मैं आपको इतना जीएसटी देने वाला हूं, इतना मेरा क्रेडिट है वगैरह वगैरह, इतना मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, दिस इज बेसिकली व्हाट रिटर्न इज। Filing of returns constitutes the most important compliance procedure। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीजर हो जाता है जिससे गवर्नमेंट को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता चलता है कि आपका टैक्स कलेक्शन कितना हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड डिटरमिन द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द टैक्स कंप्लायंस ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो गवर्नमेंट, जब आप रिटर्न्स फाइल करते हो तो सरकार को पता चलता है कि वो कितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे इस बार, और अगर मान लो आपकी तरफ से कोई गलती वगैरह है तो उसको गवर्नमेंट रेक्टिफाई भी करने के लिए आपको बोल सकती है। कहां से आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो? तो यू कैन फाइल थ्रू जीएसटीएन पोर्टल विच इज www.gst.gov.in। आप ऑफलाइन यूटिलिटीज के थ्रू भी कर सकते हो, और आप जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के थ्रू भी जीएसटी का रिटर्न फाइल कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स में वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स के बारे में बात की थी ना, तो जिस तरह से टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स होते हैं इनकम टैक्स में, उसी तरह से जीएसटी में यहाँ पे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे, मोड्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स हो गया। अब सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है जिसके बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज व्हिच इज सेक्शन 37 रेड विद रूल 59। तो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हम लोग कहां पर फर्निश करते हैं?
आउटवर्ड सप्लाईज वाली भी जो डिटेल्स होती हैं वो हम लोग कहां फर्निश करते हैं, वो हम लोग जीएसटीआर 1 में फर्निश करते हैं, ठीक है। तो वही जीएसटीआर 1 से रिलेटेड यहां पर डिस्कशन हमारा चलने वाला है। तो सबसे पहले ये देखो, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है। तो दिस इज टू बी फाइल्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। एंड किन किन लोगों के लिए एक्सक्लूजन है, देखो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये करने की जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जरूरत नहीं है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स या सप्लायर ऑफ ओआईडीएआर सर्विसेज, इनके लिए जो आउटवर्ड सप्लाईज वाले रिटर्न्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करना होता, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, तो फॉर्म हमारा हो जाता है जीएसटीआर 1। फॉर्म क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है हमारा जीएसटीआर 1। इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पर भी फाइल कर सकते हो या फिर आप किसी फिजिकल फैसिलिटेशन सेंटर में भी जाकर आप जीएसटीआर 1 अपना फाइल कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एक्चुअली गो टू अ फिजिकल फैसिलिटेशन सेंटर और वहां पर जाकर आप जीएसटीआर 1 अपना फाइल कर सकते हो, या आप अपने सिस्टम से भी जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हो। ड्यू डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1, ठीक है। तो देखो, रजिस्टर्ड पर्संस ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एक स्कीम होती है जिसका नाम होता है क्यूआरएमपी। तो जैसे जो भी छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं उनका अगर मन करता है कि यार हम हर महीने क्या हम लोगों को जीएसटीआर 1 वगैरह फाइल करना पड़ता है, कंप्लायंस इश्यूज हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो सरकार कहती है कि तुम एक काम करो, हर महीने तुम रिटर्न मत फाइल करो, हर महीने बस तुम टैक्स पे कर दो, ठीक है। हर महीने बस तुम टैक्स पे कर दो और रिटर्न तुम क्वार्टरली पे कर दो, रिटर्न तुम क्वार्टरली फाइल कर दो। तो जैसे मैंने नॉर्मली आप लोगों को बताया था कि नॉर्मली जीएसटीआर 1 हमें अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होता है, राइट। नॉर्मली जीएसटीआर 1 हमें अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होता है, लेकिन क्यूआरएमपी में जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी लोग क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड होते हैं, उन लोगों को हर क्वार्टर के अगले महीने जीएसटीआर 1 अपना फाइल करना होता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्संस हु आर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी दे हैव टू फाइल देयर जीएसटीआर 1 ऑन 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सच क्वार्टर, ठीक है। तो जैसे अप्रैल में जून वाला क्वार्टर खत्म हुआ तो 13th जुलाई को दे हैव टू फाइल द जीएसटीआर 1, जिसमें ये अपने तीनों महीनों की सप्लाईज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बाकी जो मंथली वाले होते हैं उनको 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड मंथ, 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सेड मंथ। तो मार्च की जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज होंगी उन सबके लिए जीएसटीआर 1 का फाइल करना होगा 11th अप्रैल में, 11th अप्रैल तक फाइल करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है, क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सरकार ने इंट्रोड्यूस की हुई है, ठीक है। क्यूआरएमपी वालों के लिए सरकार ने एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सरकार ने इशू की हुई है, और इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में और बाकी सारे चैप्टर्स में बात की थी कि होता क्या है कि सपोज अगर मैं एक सप्लायर हूं, तो जब तक मैं जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करूंगा, मेरे रेसिपिएंट्स के पास जीएसटीआर 2A और 2B में वो जो भी उन्होंने सामान खरीदा है मुझसे वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, तो वो लोग उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वो लोग इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो अब सरकार ने मुझे एक ऑप्शन दिया है कि यार ठीक है, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे रेसिपिएंट्स को प्रॉपर्ली क्रेडिट मिलता रहे, तो तुम एक काम करो, हर महीने इनवॉइसेस अपनी अपलोड करते रहो ऑन एन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो एक चीज होती है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जहां पर बोला जाता है कि ठीक है, अगर आप क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड हो तो आप एक काम करो, आप जीएसटीआर 1 मत फाइल करो, लेकिन आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपनी इनवॉइसेस को अपलोड कर दो। जब आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपनी इनवॉइसेस को अपलोड करोगे तो वो आपके रेसिपिएंट्स के जीएसटीआर 2A और 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, जिससे आपके रेसिपिएंट्स को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपके रेसिपिएंट्स को टाइमली क्रेडिट मिलता रहेगा। अगर आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज कर रहे हो तो ये आपको कब करना होगा, और ये किसके लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्यूआरएमपी में, क्योंकि अगर कोई क्यूआरएमपी में नहीं है तब तो वो एनीवे हर महीने के एंड में अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है ना। अगर कोई क्यूआरएमपी में नहीं है तब तो वो एनीवे ऑटोमेटिकली हर महीने के बाद वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है। अगर वो हर महीने जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है तो उसके रेसिपिएंट्स को जीएसटी का क्रेडिट भी मिल ही जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्यूआरएमपी वालों के बारे में। तो अगर मान लो मैं क्यूआरएमपी रजिस्टर्ड हूं तो मेरे रेसिपिएंट को क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करता। तो सरकार कहती है जैसे अप्रैल में जून है, अब अप्रैल में जून का जीएसटीआर 1 तुम फाइल करोगे 13 जुलाई को, तो तुमसे जिसने अप्रैल में माल खरीदा उसको भी क्रेडिट जुलाई में मिलेगा, जिसने तुमसे माल मई में खरीदा उसको भी क्रेडिट जुलाई में मिलेगा, और जिसने तुमसे जून में खरीदा उसको तो खैर क्रेडिट जुलाई में मिल ही जाएगा, वो तो जुलाई में एनीवे उसको मिलना ही था। तो सरकार कहती है कि देखो अगर तुम क्यूआरएमपी वाले हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर अपनी अप्रैल और मई की इनवॉइसेस को अपलोड कर दूंगा। तो अप्रैल में जितनी भी मैंने सेल्स की वो सारी की सारी इनवॉइसेस मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर दी, जिससे मेरे रेसिपिएंट्स को अप्रैल का क्रेडिट एटलीस्ट मई में मिल जाए, ठीक है। मई वाली सारी इनवॉइसेस मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर दी, जिससे मेरे रेसिपिएंट्स को मई वाला क्रेडिट जून में मिल जाए, और जून वाली इनवॉइसेस को मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जून के बाद 13 जुलाई को तो मैं एनीवे अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने वाला हूं। तो रेसिपिएंट्स को जुलाई वाला क्रेडिट तो डेफिनेटली, मतलब जून वाला क्रेडिट तो उनको जुलाई में डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक है।
तो देखो, invoice furnishing facility is an optional facility provided to quarterly taxpayers who are in the QRMP scheme to file their details of outward supplies in the first 2 months of the quarter. ठीक है, हर क्वार्टर के पहले 2 महीनों में आप अपनी इनवॉइस डाल सकते हो between the first day of the succeeding month till the 13th day of the succeeding month. मतलब अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल में जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज हुई उन सब की इनवॉइसेस को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में मुझे 1 मई से 13 मई के बीच में अपलोड करना होता है. ठीक है, up to a cumulative value of 50 lakh rupees in each of the first 2 months of the quarter to pass on the credit to their recipients. लेकिन ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का बेनिफिट मैं तभी तक ले सकता हूं अगर एक महीने में मेरी जो वो सेल वैल्यू है वो टोटल मिलाकर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, Invoices pertaining to the last month of a quarter are not to be uploaded in GSTR1, are to be uploaded in GSTR1 only, not IFF. Details of invoices furnished in IFF for the first 2 months are not required to be furnished again in GSTR1. ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि अगर अप्रैल में जून 3 महीने वाला ये क्वार्टर है तो अप्रैल और मई की इनवॉइसेस तो मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड कर दूंगा, लेकिन जो जून वाली इनवॉइसेस होंगी उसको मुझे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एनीवे जुलाई में अपना GSTR1 फाइल करने वाला हूं. तो GSTR1 में जून वाली इनवॉइसेस की डिटेल्स तो होंगी. अब यहां पर यह भी बोला गया कि जो अप्रैल और मई की इनवॉइसेस आप ऑलरेडी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड कर चुके थे, उन इनवॉइसेस को दोबारा से GSTR1 में डालने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ऑलराइट. पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अलाउड टू फर्निश. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन्स जिनको मना कर दिया जाएगा कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू फर्निश GSTR1. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन्स जिनको मना कर दिया जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड ओनली टू फर्निश GSTR1. कौन सा? रिटर्न नॉट फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ. ठीक है, GSTR1 के लिए आपको अलाउ मतलब आपको मना कर दिया जाएगा कि देखो यू आर नॉट अलाउड टू फाइल GSTR1 अगर आपने पिछले महीने का GSTR3B नहीं फाइल किया तो हम लोगों ने क्या बात की हुई है, सपोज मैं अप्रैल मंथ का एग्जांपल लेता हूं कि अप्रैल में जितनी भी सप्लाईज मैंने की हैं उन सब का GSTR1 मुझे अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करना होगा, यानी 11 मई 2026 तक. 11 मई 2025 मान लेते हैं क्योंकि हमारे लिए रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 है. ठीक है, तो अप्रैल 25 में मैंने जितनी भी सेल्स की उन सबसे रिलेटेड मुझे GSTR1 कब तक फाइल करना होता है, उन सबसे रिलेटेड मुझे GSTR1 फाइल करना होगा बाय 11th ऑफ मई 2025. राइट, और उसके बाद 20th मई 2025 तक मुझे GSTR3B फाइल करना होगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि देखो GSTR1 के हिसाब से मेरी आउटपुट लायबिलिटी इतनी है, उसमें से मैं क्रेडिट्स माइनस करूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह माइनस करूंगा और बचा कुछ मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दूंगा. ठीक है, तो GSTR3B अगर मैंने मान लो मई में नहीं फाइल किया, अप्रैल महीने का GSTR3B मुझे 20 मई तक फाइल करना था, अगर मैंने 20 मई को GSTR3B नहीं फाइल किया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो जब मैं जून में 11 जून को मेरा मन करेगा कि चलो मैं मई वाले मंथ का GSTR1 फाइल कर दूंगा तो मुझे रोक दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि भाई तूने अप्रैल का GSTR3B नहीं फाइल किया, तू मई का GSTR1 फाइल करके करेगा क्या? ठीक है, तो अप्रैल का GSTR3B अगर नहीं फाइल किया होगा तो मई का GSTR1 मुझे फाइल करने से रोक दिया जाएगा. ठीक है, अब GSTR1 और IFF से किसको रोका जाता है? Persons opting for QRMP scheme has not furnished GSTR3B for the preceding tax period. अब जाहिर सी बात है, जो भी QRMP वाले होते हैं उनको क्वार्टरली GSTR3B फाइल करना होता है. ठीक है, जो भी QRMP वाले होंगे उनको क्वार्टरली GSTR3B फाइल करना होगा. उनको GSTR3B कब फाइल करना होता है? या तो 22 तारीख तक या तो 24 तारीख तक, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी स्टेट में. ठीक है, देखो जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, नॉन QRMP वाले, उन्होंने अप्रैल में जो भी सेल की उसके लिए GSTR1 वो फाइल करेंगे 11 मई तक और GSTR3B वो फाइल करेंगे 20 मई तक. ठीक है, लेकिन जो QRMP वाले हैं वो अप्रैल मई जून इन तीनों महीनों का GSTR1 फाइल करेंगे 13 जुलाई तक. ठीक है, और GSTR3B वो लोग फाइल करेंगे या तो 22 जुलाई को या तो 24 जुलाई को. ठीक है, या तो 22 जुलाई को या तो 24 जुलाई को. अब अगर मान लो अप्रैल में जून वाला आपने GSTR3B नहीं फाइल किया तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला आप ना तो GSTR1 फाइल कर पाओगे ना ही GSTR3B फाइल कर पाओगे. ठीक है, आप जुलाई अगस्त सितंबर वाला ना ही GSTR1 फाइल कर पाओगे और ना ही GSTR3B भी आप फाइल कर पाओगे. ठीक है, तो यही वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड. तो GSTR1 और IFF के थ्रू आपको अलाउ मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि आप अलाउड नहीं हो. या फिर person to whom intimation has been issued under Rule 88C unless he deposits the amount mentioned in the intimation or furnishes a reply explaining the reasons for unpaid amount. जिनको 88C का नोटिस दिया गया है उनको भी GSTR1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अलाउड नहीं होगा. 88C का नोटिस आपके पास कब जाता है? तो 88C का नोटिस आपके पास तब जाता है जब आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी GSTR1 से जो आती है वो GSTR3B वाले से ज्यादा होती है.
मान लो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो थी वो 1 लाख रुपए थी और उसके बेसिस पर आउटपुट टैक्स मेरा 18,000 रुपए का आता है, ठीक है। मान लो आपने जीएसटीआर 1 में दिखाया कि मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी, मेरी आउटपुट जो मेरी सेल्स थी, ठीक है, मेरा जो आउटवर्ड सप्लाईज थी वो 1 लाख रुपए की थी और उस पर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उस पर मेरी 18,000 रुपए की आ रही है। लेकिन जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया तो 3B फाइल करते समय आपने कहा कि नहीं नहीं, मेरी आउटवर्ड सप्लाई 1 लाख रुपए नहीं थी, मेरी आउटवर्ड सप्लाई तो लेट्स से सिर्फ 70,000 रुपीज थी और 70,000 रुपीज के हिसाब से मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम आएगी। तो आपको एक 88C का इंटीमेशन आएगा कि भाई जीएसटीआर 1 में तो तुमने आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा बताई थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बताई थी और जीएसटीआर 3B फाइल करते समय तुमने अपनी आउटपुट लायबिलिटी ही कम कर ली, आउटवर्ड सप्लाईज ही कम कर ली। तो ऐसा क्यों? तो अब आप या तो उसका एक्सप्लेनेशन दोगे या तो आपसे अगर कोई जेन्युइनली गलती हुई होगी तो आप कहोगे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो जो 30,000 था वो भी सेल का ही पार्ट है और उस पर जो भी जीएसटी आएगा वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो intimation under rule 88C is given when outward tax liability as per GSTR 1 is greater than GSTR 3B, ठीक है। तो अगर आपको 88C का इंटीमेशन दिया गया है, अगर आपको 88C का इंटीमेशन दिया गया है, तब भी आप GSTR 3B फाइल, तब भी आप GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपनी इनवॉइसेस को फाइल नहीं कर पाओगे। दूसरा, person to whom intimation has been issued under rule 88D1 unless he pays the amount of excess ITC mentioned in the intimation or furnishes a reply in excess of ITC। अब रूल 88D क्या होता है? अगर मान लो आपके जीएसटीआर 2B में कम वो आ रहा है, कम इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, लेकिन आपने जीएसटीआर 3B पे करते समय, जीएसटीआर 3B जब आपने फाइल किया तो टैक्स पे करते समय आपने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, मतलब आपने जीएसटीआर 2B के एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा क्रेडिट अगर ले लिया तो उसमें आपको 88D का इंटीमेशन आता है। फिर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करोगे या फिर आप उसके अपील करोगे। तो इंटीमेशन अंडर रूल 88D इज गिवन व्हेन आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B इज ग्रेटर देन आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B, ठीक है। जब 3B में आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम किया एज कंपेयर टू 2B तो आपको 88D का इंटीमेशन जाता है, ठीक है। तो 88C का इंटीमेशन कब आपको आता है? 88C का इंटीमेशन आपको आएगा जब आपकी आउटपुट लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 3B इज लेस देन आउटपुट लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1। कि आपने 11 तारीख को जब जीएसटीआर 1 फाइल किया था तब तो आप कह रहे थे कि 1 लाख रुपए पर 18,000 का जीएसटी देने वाले हो, अब आप कह रहे हो कि नहीं 70,000 रुपए पर ही आप जीएसटी दोगे। तो ये तो समझाओ इसको ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद 88D का इंटीमेशन कब आता है? जब जीएसटीआर 2B में क्रेडिट कम था लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने ज्यादा क्रेडिट ले लिया। तो जीएसटीआर 2B में पता लगा आपने क्रेडिट लिया था कि यार ठीक है, मैंने जितना भी सामान मैंने खरीदा है उसमें मैंने 10,000 रुपीज पे किया है जीएसटी और 10,000 रुपीज का मुझे क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया तो आपने कहा कि नहीं नहीं, मेरा क्रेडिट तो 12,000 है, तो ये 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट क्यों लिया? तो इसके लिए आपको 88D का इंटीमेशन आता है, ठीक है। इसके लिए आपको 88D का इंटीमेशन आता है। और registered person has not furnished the details of bank account as per the provisions of rule 10A। मतलब रजिस्टर होने के बाद, हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में बात की थी कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती हैं। और वहां पर भी हम लोगों ने उसका एक कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था कि अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं फर्निश की तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, जीएसटीआर 1 फाइल करने से आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। ये यहां पर हो गया थे। तो रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ, ये भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया कि क्यों रोका जाता है, क्या होता है, वो भी हम यहां पर देख चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, what kind of details of outward supplies are required to be furnished in GSTR 1, GSTR 1A and IFF, ठीक है। किस प्रकार की आउटवर्ड डिटेल्स आपको फर्निश करनी होती है, ठीक है, किस प्रकार की आउटवर्ड डिटेल्स आपको फर्निश करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में बात करते हैं। तो देखो B2B सप्लाईज में और B2C सप्लाईज में, ठीक है, B2B सप्लाईज में क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है, B2C सप्लाईज में क्या क्या करनी है। तो देखो अगर कोई B2B सप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है, अब ये बहुत ध्यान से सुनना, जीएसटीआर 1 में अगर देखो आपकी B2B सप्लाई है, जैसे मेरी क्या है, मेरी B2C सप्लाई भी होती है, मेरी B2B सप्लाई भी होती है। मैं अगर सर्विसेज देता हूं ग्रो को, फिनोलॉजी को, बिजगुरुकुल को, अपग्रेड को या किसी भी और को, तो ये क्या होती है, ये B2B सर्विस हो जाती है। या फिर जो भी फिनटैक्स के थ्रू जो भी ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं, उन ब्रांड डील्स में मैं जिन एजेंसीज को सर्विसेज देता हूं तो वो एजेंसीज या वो ब्रांड्स भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ये B2B सप्लाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज सेल करता हूं अगर, तो मेरे कोर्सेज या मेरी सर्विसेज जो आप लोग लेते हो, तो आप में से मेजॉरिटी लोग अनरजिस्टर्ड हो जीएसटी में, तो ये B2C सप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये B2C सप्लाई हो जाती है। या फिनटैक्स में अगर मैं मास्टर क्लासेस सेल करता हूं, मास्टर क्लासेस ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी B2C हो जाता है,
राइट। तो जितनी भी B2B सप्लाईज हैं वो चाहे इंटर स्टेट सप्लाईज हो या वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज हो जितनी भी B2B सप्लाईज हैं वो चाहे इंटर स्टेट सप्लाईज हो या वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज हो, उसके लिए मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं अपने GSTR1 में। मतलब GSTR1 में मुझे एक एक इनवॉइस से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल मेंशन करनी होती है अपने GSTR1 में, ठीक है, अगर B2B सप्लाई है तो। लेकिन अगर B2C सप्लाई है, अगर B2C सप्लाई है तो उस केस में क्या देखा जाता है, उस केस में अगर मान लो मेरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है, B2C सप्लाई है और अपने ही स्टेट के अंदर है, उत्तर प्रदेश टू उत्तर प्रदेश है, तो मुझे क्या करना होता है, रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइसेस टू बी अपलोडेड। सिर्फ रेट वाइज, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे मास्टर क्लासेस पर 18% का जीएसटी लगता है। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स हैं, तो उस पर 5% के रेट से जीएसटी लगता है। आप लोग यहां पर मेरी वेबसाइट पर भी देखोगे तो यहां पर मेरी वेबसाइट पे क्या होगा कि kumarnishant.com पर जो इनकम टैक्स और जीएसटी की जो सेल्फ स्टडी बुक्स है उनमें क्या होता है उनमें हम लोगों के पास ई बुक्स होती हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास ई बुक्स भी हैं, हमारे पास रेगुलर बुक्स भी हैं और हमारे पास ई बुक्स भी हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स या जीएसटी के सेल्फ स्टडी ई बुक लेते हो तो उसकी इनवॉइस में आप चेक करना, उस पर 5% का जीएसटी लगा हुआ होगा, ठीक है, उस पर 5% का जीएसटी लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फिजिकल बुक खरीदते हो तो उसकी इनवॉइस में आप देखना उसमें कोई जीएसटी नहीं होता, उसमें कोई जीएसटी नहीं होता। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हो जिसमें आपको ये वाली सर्विस भी मिलती है और साथ में बुक्स भी मिलती है तो ओवरऑल वैल्यू पर 18% का जीएसटी लगा रहता है, बिकॉज कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है, कॉम्पोजिट सप्लाई। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उसमें रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल इनवॉइसेस आर टू बी अपलोडेड। तो रेट्स के हिसाब से करना होगा। जैसे GSTR1 जब मैं अपना फाइल करूंगा तो ई बुक्स की सप्लाई के लिए 5%, मास्टर क्लासेस की सप्लाई के लिए 18%, कंसोलिडेटेड के लिए भी 18%। तो जितना भी यूपी टू यूपी वाली सेल्स होगी, B2C, जितना भी उत्तर प्रदेश टू उत्तर प्रदेश के अंदर B2C वाली सेल्स होगी, B2C इज नॉट उत्तर प्रदेश टू उत्तर प्रदेश, B2C इज रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। उत्तर प्रदेश टू उत्तर प्रदेश मतलब इंट्रा स्टेट। तो B2C में जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज होंगी उन सब की रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स मुझे देनी होगी कि 5% जीएसटी पर मेरे 50 यूनिट्स बिके, 18% जीएसटी पर मेरे इतने यूनिट्स बिके, 0% जीएसटी पर मेरे इतने यूनिट्स बिके एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई अगर है B2C, ठीक है, B2C अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो फिर क्या होगा, देखो, अगर इनवॉइस 1 लाख रुपए से ऊपर की है, अगर इनवॉइस 1 लाख रुपए से ऊपर की है तब तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स आर टू बी अपलोडेड। लेकिन अगर इनवॉइसेस 1 लाख रुपए या उससे कम की है तो स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स आर टू बी अपलोडेड। तो स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स आर टू बी अपलोडेड। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जब कोर्सेज परचेज करते हो तो आप लोग वहां पर अपनी स्टेट ही नहीं लिखते हो, आप लोग अपना एड्रेस जो है वो पूरा सिटी वाले अंदर या जो भी एड्रेस की लाइंस है वहीं पर आप पूरी की पूरी लिख देते हो और स्टेट वाले कॉलम में आप स्टेट मेंशन नहीं करते हो। तो जब मैं डिटेल्स निकालता हूं आउटवर्ड सप्लाईज की तो स्टेट वाला कॉलम खाली होता है। तो जब मैं अगर मेरा ध्यान चला जाता है तब तो मैं आपका एड्रेस देके स्टेट उसमें डाल देता हूं। अदरवाइज जब मैं वो सारी डिटेल्स अपने सीए को भेजता हूं रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए तो उनकी तरफ से कॉल आता है कि सर इस वाले स्टूडेंट का स्टेट यहां पर मेंशन नहीं है, आप स्टेट बता दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं आपके एड्रेस से देखकर स्टेट बताता हूं कि ठीक है ये स्टेट है। क्यों? B2C सप्लाई है, इनवॉइसेस सारी की सारी इनवॉइसेस 1 लाख रुपए से तो कम ही होती है, ठीक है। जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो बुक्स हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे फिनटैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सारे 1 लाख रुपए से तो कम ही है। तो यहाँ पर स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स हमें देनी होती हैं कि अच्छा ठीक है, सृजन ने, प्रियंका ने, प्रियांशी ने, इन 3 लोगों ने महाराष्ट्र से खरीदा, ठीक है। हो सकता है कोई नासिक में हो सकता है कोई नागपुर में हो सकता है कोई मुंबई में हो, लेकिन इन तीनों ने महाराष्ट्र से खरीदा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाईज में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनवॉइसेस होती हैं B2C में, अगर B2C में इंटर स्टेट सप्लाईज में 1 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है तब तो इनवॉइस वाइज। लेकिन अगर B2C में इनवॉइसेस 1 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए उससे कम है तो फिर स्टेट वाइज, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीज एग्जाम में पूछी जाती है यार। ये जो है ना डिटेल्स, ये मैं इसमें इतना ज्यादा टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट एज इट इज थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बताओ GSTR1 में क्या क्या देना होता है, ठीक है, बताओ GSTR1 में क्या क्या देना होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर B2B सप्लाई है तब तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स दो। B2C सप्लाई में देखो इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है। अगर इंट्रा स्टेट है तो रेट वाइज डिटेल्स दो, और अगर इंटर स्टेट है तो देखो इनवॉइसेस अगर 1 लाख रुपए से कम है तो फिर रेट वाइज, तो स्टेट वाइज दो, नॉट रेट वाइज, स्टेट वाइज दो। और अगर इनवॉइस 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज दो, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी ये याद हो चुका होगा। मैं एक बार बस रिपीट कर दे रहा हूं जिससे आपको फिर से याद हो जाए। क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि GSTR1 में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको, कैसी कैसी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है,
ठीक है। तो B2B सप्लाई हो सकती है, B2C सप्लाई हो सकती है। B2B हो तो चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको मेंशन करनी होंगी। B2C है तो देखो इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, अगर इंट्रास्टेट है तो रेट वाइज, स्टेट तो एक ही हो गई ना, तो स्टेट वाइज देने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही जा रहा है। तो रेट वाइज, अगर इंट्रास्टेट है तो रेट वाइज डिटेल्स आपको देनी होगी, और अगर इंटरस्टेट है तो देखना होगा इनवॉइसेस 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज, इनवॉइसेस 1 लाख रुपए या उससे कम है तो फिर स्टेट वाइज, तो फिर स्टेट वाइज। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आपको यहां पर समझ में आ गई है। ठीक है, ये तो गया जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में। और उसके बाद यहां सॉरी जीएसटीआर 1 और 1A में। अच्छा 1A भी आप लोगों को पता ही होगा कि 1A क्या है, हम लोगों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में उसके बारे में भी बात की थी कि जब आप 11 तारीख को अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हो, आपको 20 तारीख को जीएसटीआर 3 भी फाइल करना होता है। तो 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में अगर आपको रियलाइज होता है कि यार जीएसटीआर 1 में मैंने कुछ गलती कर दी थी, तो आप सेम पीरियड का जीएसटीआर 1 करेक्ट कर सकते हो बाय फाइलिंग द जीएसटीआर 1A। ठीक है, तो जीएसटीआर 1A वो है सेम पीरियड का, अगर जीएसटीआर 1 आपको करेक्ट करना है तो आप कर सकते हो बिटवीन 11th to 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब देखो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको क्या क्या इनवॉइसेस देनी होती हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, B2B सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाई अगर है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, क्या क्या डिटेल्स आपको देनी होती है। इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल सप्लाईज आर टू बी अपलोडेड। डेबिट या क्रेडिट नोट्स इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली आर टू बी अपलोडेड। मुझे आप एक बात बताओ, क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आप B2C इनवॉइसेस अपलोड करोगे। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का पर्पस क्या है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का पर्पस है आप अपने रेसिपिएंट्स को क्रेडिट पास ऑन कर पाओ। ठीक है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो पर्पस है वो ये है कि आप अपने रेसिपिएंट्स को क्रेडिट पास ऑन कर पाओ। इतनी सी बात है कि आप अपने रेसिपिएंट्स को क्रेडिट पास ऑन कर पाओ। अगर B2C सप्लाई है, अगर B2C सप्लाई है तो क्या रेसिपिएंट्स को कोई भी क्रेडिट मिलेगा किसी भी चीज का, नहीं। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करके आप अपनी B2C इनवॉइसेस क्यों अपलोड करोगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड करनी होती है। ठीक है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको अपलोड करनी होती हैं, और अगर आपने पुरानी वाली कुछ इनवॉइसेस के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो भी आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पर अपलोड करना होता है। ठीक है, अब इसके कुछ नोट्स हैं, आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, स्कैन्ड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द इनवॉइसेस करनी है। ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइसेस नीड टू बी फर्निश्ड। फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपको जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में मेंशन करनी होती हैं। इन केस देयर इज नो कंसिडरेशन बट द एक्टिविटी इज अ सप्लाई बाय वैल्यू ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। याद आ रहा है चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेड्यूल 1 में वो 4 एक्टिविटीज मेंशन्ड है जो इवन इफ दे हैपन विदाउट कंसिडरेशन फिर भी उनको सप्लाई मान लिया जाता है। Permanent transfer or disposal of business assets on which ITC has been availed. Transactions between related persons and distinct persons as per section 25. Principal to agent, agent to principal. अगर agent अपने नाम पर बिलिंग कर रहे हैं तो। और चौथा, import of services without consideration. वो business या तो related person से हो या distinct establishment से हो, लेकिन business का purpose होना चाहिए। ठीक है, ये 4 एक्टिविटीज हैं। तो अगर मान लो इन 4 एक्टिविटीज में आप एंटर कर रहे हो तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस वैल्यू को जीएसटीआर 1 में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इन केस देयर इज नो कंसिडरेशन बट द एक्टिविटी इज अ सप्लाई, द एक्टिविटी इज अ सप्लाई by virtue of schedule 1 of the CGST Act, the taxable value will have to be worked out as prescribed and furnished. ठीक है, तो taxable value आपको निकालनी पड़ेगी as prescribed and furnished. ठीक है, done. Then डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम इन द इनवॉइस नीड नॉट बी फर्निश्ड। हर इनवॉइस पे जो भी आइटम्स का डिस्क्रिप्शन है उसको आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, HSN कोड आप मेंशन कर दीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अकाउंटिंग कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नीड टू बी फेड। ठीक है, तो अगर सर्विसेज है तो उसका HSN कोड मेंशन कर दीजिए, और अगर गुड्स है तो फिर उसका अकाउंटिंग कोड आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 में आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डालने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप सिर्फ HSN कोड या अकाउंटिंग कोड आप मेंशन कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन कि वो सर्विसेज आप दे रहे हो या आप गुड्स दे रहे हो। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने यहां पर बात की कि HSN कोड आपको मेंशन करना चाहिए, तो HSN कोड कितनी डिजिट्स HSN कोड की आप मेंशन करोगे जीएसटीआर 1 में। ठीक है, जीएसटीआर 1 में HSN कोड की कितनी डिजिट्स आप मेंशन करोगे, तो देखो अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था तो B2B सप्लाई है तो 4 डिजिट्स कर दो सॉरी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं था, 5 करोड़ तक था। अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर
5 करोड़ रुपए या उससे कम था, तो B2B सप्लाई के लिए 4 डिजिट्स मेंशन कर दो। B2C सप्लाईज के लिए आपको कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो 4 डिजिट्स मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था तो आपको 6 डिजिट्स मेंशन करनी होंगी। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था तो आपको 6 डिजिट्स मेंशन करनी होंगी। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है। ठीक है, ये हो गया इंडिकेशन ऑफ HSN डिटेल्स, ये भी हम लोगों का हो गया। तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड थ्रू GSTR 1, 1A एंड IFF, ये हम लोगों का पॉइंट पूरा यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो अमेंडमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन GSTR 1, तो ये भी आप लोगों को मालूम ही है। करंट पीरियड के लिए तो आप GSTR 1A फाइल कर देते हो और अमेंडमेंट कर देते हो, और बाकी अगर पिछले किसी पीरियड का GSTR 1 आपको रेक्टिफाई करना है या अमेंड करना है तो आप नेक्स्ट पीरियड का जब भी GSTR 1 फाइल करोगे तो वहां पर आप अमेंडमेंट पास ऑन करोगे। ठीक है, तो आप वहां पर अमेंडमेंट पास ऑन करते हो। मैं पानी पी लेता हूं। देखो, अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन GSTR 1, अगर करंट पीरियड का करना है तो आप GSTR 1A फाइल करते हो। ठीक है, अगर आपको करंट पीरियड का रेक्टिफिकेशन करना है तो आप GSTR 1A फाइल करते हो। क्या पर्पस होता है ये देखो, आफ्टर फाइलिंग GSTR 1 फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इफ द टैक्स पेयर रियलाइजेस दैट सम रिकॉर्ड्स वर मिस्ड or some records are required to be amended, he can amend the GSTR 1 by filing GSTR 1A. This is something that we already know. कब? GSTR 1A should be filed after filing GSTR 1 but before filing GSTR 3B of the said period. For example, if GSTR 1 for May was filed on 11th of June, then GSTR 1A for May can be filed before filing GSTR 3B for May. मतलब 20 तारीख, मोटा मोटी 20 तारीख से पहले पहले आपको ये फाइल करना होता है। डन? अच्छा, ये तो करंट पीरियड का हो गया। प्रीवियस पीरियड्स के लिए कैसे करेंगे? प्रीवियस पीरियड्स के लिए कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी 2 महीने पुराने वाले GSTR 1 में हम लोगों को अमेंडमेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी करंट पीरियड का GSTR 1 फाइल करेंगे उसी में हम अमेंडमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इफ एनी करेक्शन इज टू बी डन फॉर GSTR 1 फॉर एनी प्रायर पीरियड, इट इज डन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स गिवन इन GSTR 1 ऑफ द सब्सिक्वेंट पीरियड्स। कब तक आप कर सकते हो? या तो अगले साल के 30 नवंबर तक, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगर जुलाई में जाकर ये रियलाइज हुआ दैट अमेंडमेंट इज टू बी डन इन GSTR 1 फाइल्ड फॉर मे, कि मे वाले GSTR 1 में अमेंडमेंट करना है, देन अमेंडमेंट कैन बी डन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टेबल्स इन द GSTR 1 टू बी फाइल्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई का जो आप GSTR 1 फाइल करोगे उसमें आप अमेंडमेंट टेबल्स के थ्रू मे वाले GSTR 1 का अमेंडमेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तब आप कर सकते हो। अच्छा, नील GSTR 1, भाई ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं। तो 2020 में आई जॉइंड अन अकेडमी, राइट? 2023 में आई लेफ्ट अन अकेडमी एंड आई co-founded a company called एकाग्रता एजुसर्व्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, विद अ लॉट ऑफ अदर एजुकेटर्स एज वेल। तो वो एकाग्रता में, लेकिन जो मेरा रोल था वो मेरा प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाला रोल नहीं था। एकाग्रता से मैं सैलरी ड्रॉ करता था। एकाग्रता से मैं क्या करता था? मैं सैलरी ड्रॉ करता था। तो मुझे एक बात बताओ, काम वही था, अनअकैडमी में भी पढ़ा रहा था, एकाग्रता में भी पढ़ा रहा था, एकाग्रता के बाद अड्डा हुआ, अड्डा में भी पढ़ा रहा हूं, और यहां पर अभी आप लोगों के सामने भी पढ़ा ही रहा हूं। पढ़ा मैं हमेशा से रहा हूं, बस ऑर्गेनाइजेशंस बदले जा रही हैं बार बार। ठीक है, तो एकाग्रता में, सॉरी, जब अनअकैडमी में मैं सर्विसेज देता था तो वो मेरी आउटवर्ड सप्लाईज होती थी, क्योंकि अनअकैडमी और मेरे बीच में एक प्रोफेशनल वाला कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, अनअकैडमी और मेरे बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन एकाग्रता के साथ मैंने अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था। तो कई महीने ऐसा हुआ कि जब एकाग्रता से जो पैसा मिलता था वो तो सैलरीज के बेसिस पर मिलता था, वो तो सैलरी की तरह से मिलता था। तो वो सैलरी की तरह से अगर मिलता था तो उस पर जीएसटी थोड़ी लगता है। अगेन चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, वहां पर हम लोगों ने डिटेल में बात की है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर होता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देता है उस सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, उस सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता। बट उससे पहले अनअकैडमी में जब था तब तो मैं जीएसटी देता था, तो मैं तब तो GSTR 1 फाइल करता था। तो जब मैं एकाग्रता में आया तो मैं कई महीनों तक GSTR 1 मैंने तब भी फाइल किया, लेकिन निल वैल्यू पर फाइल किया कि मेरी आउटवर्ड सप्लाईज एज सच कुछ नहीं है।
ठीक है, मेरी आउटवर्ड सप्लाईज आज सच कुछ भी नहीं है। तो फाइलिंग ऑफ GSTR1 इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर्स इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं भी है तब भी GSTR1 फाइल करना कंपलसरी होता है। अनिल GSTR1 कैन बी फाइल्ड थ्रू SMS यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP वेरीफाइड। तो GSTR1 जो निल आपको फाइल करना है वो आप SMS से भी कर सकते हो। Filing available from first day of the month subsequent to the tax period. Example, nil GSTR1 for April can be filed from 1st May onwards. आप 1st May के बाद कभी भी अपना GSTR1 फाइल कर सकते हो निल वाला। डन। GSTR1 आप मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हो? वैसे देखा जाए तो GSTR1 तो अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, GSTR1 अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल हो जाना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आप 11 तारीख तक फाइल नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग GSTR1 क्या है? 3 years from the due date of furnishing GSTR1 for that tax period. 3 years. मतलब अगर मैं सपोज अप्रैल 2025 के बारे में बात करूं तो अप्रैल 2025 के लिए GSTR1 के फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 11 मई 2025। ठीक है, अप्रैल 2025 में GSTR1 की फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 11 मई 2025। तो 11 मई से लेकर 3 साल, 11 मई 2025, 26, 27, 28, 11 मई 2028 इज द लास्ट डेट, एकदम जो मैक्सिमम GSTR1। उसके बाद आप बिलेटेड GSTR1 भी नहीं फाइल कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स 3 years from the due date of furnishing GSTR1 for that tax period. The government may extend this for class of registered persons. ठीक है, तो गवर्नमेंट में एक्सटेंड दिस फॉर अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। और इसी के साथ हम लोगों का GSTR1 वाला जो भी डिस्कशन था वो यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, GSTR1 वाला जो हमारा डिस्कशन है वो यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, अब हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं GSTR2A और 2B। ठीक है, GSTR2A और 2B के बारे में बात करते हैं। देखो, तो जब कोई सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करता है, तो रेसिपिएंट को उसका कम्युनिकेशन दिया जाता है। रेसिपिएंट को उसका कम्युनिकेशन कैसे दिया जाता है? थ्रू GSTR2A और GSTR2B। ठीक है, तो देखो क्या कम्युनिकेट किया जाता है? आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37(1) और अदर प्रिस्क्राइब्ड सप्लाईज। ठीक है, कैसे? By way of a statement GSTR2B of ITC which is made available to the recipient electronically. बहुत ध्यान से यहां पर मेरी बात सुनना आप लोग। स्टेटमेंट के पहले लिखा हुआ था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। अब लॉ ने ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटा दिया है। ठीक है, अब लॉ ने ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटा दिया है। तो अब ये सिंपल ट्रू फॉल्स की तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल ट्रू फॉल्स की तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे कि GSTR2B जो होता है दैट इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होगा कि दिस इज फॉल्स। एक स्टेटमेंट है जो कि GSTR2B होता है, बट दिस इज नॉट एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, राइट? तो देखो, जब कोई भी सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करता है तो रेसिपिएंट के पास GSTR2B चला जाता है। और रेसिपिएंट के पास 2B कैसे जाता है? एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट होता है। बेसिकली यहां पर सरकार क्या करना चाह रही है कि पहले यहां पर क्योंकि ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट लिखा था इसलिए मोड ऑफ प्रिपेयरिंग द GSTR2B was restricted for the government। ठीक है, द मोड ऑफ प्रिपेयरिंग GSTR2B was restricted for the government। मान लो गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट करना हो या किसी भी और रेसिपिएंट को या सप्लायर को कुछ अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रोविजन सरकार लाना चाहे तो वो ला नहीं सकती थी क्योंकि लॉ में लिखा हुआ था ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। तो ऑटो जनरेटेड वर्ड को हटा दिया। ठीक है, ऑलराइट, अब ये जो GSTR2B वाला स्टेटमेंट है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है, एलिजिबल ITC बेस्ड ऑन इनवर्ड सप्लाईज, हम लोगों को सारी चीजें मालूम है ये सब। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की और इनफैक्ट रेगुलर बैच में तो मैंने अपना GSTR2B भी खोल के दिखा दिया था। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में भी मैंने अपना GSTR2B खोल के दिखाया था। जो पहला वाला सेशन था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो पहला सेशन था 1 घंटे का, उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपरली अपना GSTR2B ओपन करके दिखाया था कि देखो ऐसा GSTR2B होता है, ऐसी ऐसी खरीदें होती हैं, ऐसी ऐसी परचेजेस होती हैं, ऐसे ऐसे टिक करना होता है, ऐसे ऐसे क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो देखो GSTR2B में क्या क्या होता है? एलिजिबल ITC ऑन इनवर्ड सप्लाईज, जो भी एलिजिबल ITCs हैं वो वहां पर मेंशन होता है। अगर मान लो मैं किसी होटल में जाता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी होटल में जाता हूं और होटल में जाके मैं कहता हूं कि भाई मुझे आप अपनी इनवॉइस पर मेरा GST नंबर लिख दीजिएगा, तो होटल वाले जो GST की इनवॉइस जनरेट करते हैं ना, वो GST मेरे GSTR2B में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन उसका क्रेडिट मुझे मिल ही नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो दूसरे स्टेट में लगा हुआ होता है। ठीक है, वो दूसरे स्टेट में लगा हुआ होता है, तो वो मेरे स्टेट में मुझे मिल नहीं पाता। तो वहां पर साफ साफ लिख कर आ जाता है कि ये इनएलिजिबल ITC है, ये इनएलिजिबल ITC है। ठीक है, supplies where ITC is not allowed या fully या partly due to the reasons that supplier is new registered within prescribed period to be prescribed later। अच्छा, याद करो एक चीज,
जीएसटीआर 2B में क्या होता है वो तो हम लोगों ने यहां पर बात की, एलिजिबल आईटीसी बेस्ड ऑन इनवर्ट सप्लाईज। ठीक है, याद करो जब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट कर रहे थे तो सेक्शन 16 हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हुए हम लोगों ने सेक्शन 16 पढ़ा था, और 16 पढ़ते हुए हम लोगों ने यह भी कहा था कि देखो आपको जीएसटी का क्रेडिट तभी मिलेगा अगर जीएसटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 38। ठीक है, इफ द जीएसटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 38। और वहां मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी जो कंडीशंस है अभी एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं हुई है, बाद में कभी एप्लीकेबल होंगी, लेकिन इन पर एक डिस्प्यूट चल रहा है कि यार ये थोड़ी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी फील होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी अजीब सी फील होती हैं कि सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लिया, सप्लायर के रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ पीरियड तक वो जो भी सप्लाईज करेगा उस पर रेसिपिएंट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, या उस पर रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, या पे सप्लायर ने अगर टैक्स नहीं पे किया तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वही सारी कंडीशंस यहां पर मेंशन है कि ये सारी चीजें भी आपको जीएसटीआर 2B में बताई जाएंगी। ठीक है, जो इस टाइप की वो सप्लायर रिलेटेड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रेसिपिएंट को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता, वो सारी चीजें भी जीएसटीआर 2B आपको बताएगा। सप्लाईज वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड फुल्ली या फिर पार्टली ड्यू टू द रीजंस दैट, किन रीजंस की वजह से, कि सप्लायर इज न्यूली रजिस्टर्ड, सप्लायर ने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया, तो उसके नए रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ समय बाद तक अगर वो कुछ भी सप्लाईज करता है तो रेसिपिएंट को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो भी मेंशन रहेगा। सप्लायर हैज डिफॉल्टेड इन टैक्स पेमेंट फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, सप्लायर ने कुछ समय तक अपना जीएसटी का पेमेंट ही नहीं किया। नेक्स्ट, सप्लायर्स आउटपुट टैक्स शोन इन जीएसटीआर 1 एक्सीड्स टैक्स पेड बियॉन्ड अलाउड लिमिट, मतलब रूल 88C वाला, रूल 88C वाला अभी हम लोगों ने देखा था ना, अभी हम लोगों ने रूल 88C देखा था। रूल 88C क्या था कि अगर मान लो मैंने जीएसटीआर 1 में ज्यादा आउटपुट लायबिलिटी दिखाई और जीएसटीआर 3B में मैंने कम आउटपुट लायबिलिटी दिखाई तो मुझे रूल 88C का इंटीमेशन आ जाएगा। तो अगर मैंने किसी सप्लायर से माल खरीदा है जिस सप्लायर को रूल 88C का इंटीमेशन गया, जिस सप्लायर को रूल 88C का इंटीमेशन गया, तो उस सप्लायर से क्योंकि मैंने माल खरीदा तो मुझे भी जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये भी जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट मेरे साथ किया जाएगा। या सप्लायर क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी बियॉन्ड अलाउड लिमिट, रूल 88D, सप्लायर ने जीएसटीआर 2B से ज्यादा का क्रेडिट ले लिया। अभी हमने वो भी बात की थी कि हम जीएसटीआर 1 कब नहीं फाइल कर सकते, अगर हमें रूल 88D का इंटीमेशन आया हुआ है। रूल 88D क्या कहता था कि मेरी जीएसटीआर 3B में मैं ज्यादा क्रेडिट दिखा रहा हूं, जीएसटीआर 2B में उतना क्रेडिट था ही नहीं। ठीक है, तो ये तो मेरी गलती है ना, मैं जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाऊंगा। अगर मान लो मेरे सप्लायर को रूल 88D का इंटीमेशन गया और उससे मैंने कुछ भी सामान खरीदा तो मुझे उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो ये भी चीज जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट की जाती है। और सप्लायर डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर सेक्शन 49(12), मतलब सप्लायर ने अपना टैक्स का पेमेंट वगैरह नहीं किया, या अदर प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ सप्लायर्स, तो इन सप्लायर्स से अगर मैं सामान खरीदता हूं तो मुझे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये सारी चीजें जीएसटीआर 2B में मेंशन होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जीएसटीआर 2B में मेंशन होंगी। अब देखो दो फॉर्म्स होते हैं, जीएसटीआर 2A और 2B, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कोई भी सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता रहता है वैसे वैसे जीएसटीआर 2A तो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है, लेकिन जीएसटीआर 2B महीने में एक ही बार बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे सप्लायर ने, ये सब इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहली 1 घंटे वाली क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, रेगुलर बैच में भी और फास्ट ट्रैक बैच में भी, जो पूरी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर मान लो मेरे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 अपना टाइमली फाइल किया, अगर मेरे सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 टाइमली फाइल किया तब तो मेरे जीएसटीआर 2A और 2B दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 टाइमली नहीं फाइल किया, मतलब 11 तारीख के बाद फाइल किया, तो जब भी वो फाइल करेगा तो मेरे 2A में तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन 2B में तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अगले महीने के 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये बात है। तो फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज जीएसटीआर 2A एंड 2B, तो देखो क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, reflects details of invoices furnished by non-resident taxable person in form GSTR 5, reflects details of invoices furnished by input service distributor in form GSTR 6, reflects details of TDS by deductor furnished in form GSTR 7, reflects details of TCS by an e-commerce operator furnished in form GSTR 8, reflects details of IGST paid on the import of goods brought in the DTA from SEZ unit या developer। ये तो जीएसटीआर 2A वाला हो गया। जीएसटीआर 2B अगेन यहां पर पहले ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट लिखा था, ऑटो जनरेटेड को हटा दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल वंस अ मंथ, एक महीने में एक ही बार आएगा। ये स्टैटिक स्टेटमेंट होता है। reflects details of outward supplies furnished by suppliers in form GSTR 1, 5 and 6 between the cut-off dates, मतलब 11 तारीख से पहले अगर इन लोगों ने GSTR 1, 5, 6 वगैरह फाइल किया तभी मेरे GSTR 2B में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
Details of output supply is furnished by the supplier who has opted for QRMP scheme in form GSTR1 or using the IFF between the cut off dates. तो अगर आपने कट ऑफ डेट्स के पहले पहले अपने मेरे सप्लायर ने अगर मान लो कट ऑफ डेट्स के पहले पहले फाइल किया तभी मेरे 2B में आएगा. Reflects details of IGST paid on import of goods या goods brought in the DTA from SEZ unit या developer. तो ये हो जाता है हम लोगों का GSTR 2B. ठीक है, ये आ जाता है हमारा GSTR 2B. और अब भाई साहब आओ आप one of the main things of this chapter and that is furnishing returns under section 39. ठीक है, जिस चीज के बेसिस पर इस चैप्टर का नाम है, जिस चीज के बेसिस पर इस चैप्टर का नाम है रिटर्न्स अंडर जीएसटी. ठीक है, रिटर्न्स अंडर जीएसटी. तो अब ये जो रिटर्न्स अंडर जीएसटी है, तो यहां पर ये जो सेक्शन 39 वाला रिटर्न है, ये कौन सा वाला रिटर्न है? ये अपना जीएसटीआर 3B वाला रिटर्न है. ठीक है, ये कौन सा वाला है? ये जीएसटीआर 3B वाला रिटर्न है. तो देखो, रिटर्न फॉर्म्स अंडर सेक्शन 39. तो यहां पर मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं. हम यहां पर एक तो जीएसटीआर 3B के बारे में भी बात करेंगे और फिर अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर्स के लिए कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे. ठीक, ऑलराइट. तो सबसे पहले जो चीज यहां पर आती है वो आती है जीएसटीआर 3B से रिलेटेड. ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है जीएसटीआर 3B. लेट्स लुक एट जीएसटीआर 3B. जीएसटीआर 3B सभी रजिस्टर्ड पर्संस के लिए, जीएसटीआर 3B सभी रजिस्टर्ड पर्संस को फाइल करना होता है, एक्सक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, पर्संस डिडक्टिंग टीडीएस, persons collecting TCS, supplier of OIDAR services located in non-taxable territory providing services to non-taxable online recipient. इन लोगों को जीएसटीआर 3B फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है. इनके लिए, ये वाले जो लोग हैं, इनके लिए जीएसटीआर 3B के अलावा कुछ अलग रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड हैं. ठीक है, इनके लिए अलग रिटर्न्स प्रिस्क्राइब्ड हैं जो हम लोग यहां पर देखेंगे. ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप अदर्स वाले, ये आप अदर्स वाले देख रहे हो. तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अलग है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए अलग है, पर्संस डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स के लिए अलग है. ठीक है, उसके बाद यहां पर कुछ और आएगा, फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस, टीसीएस वालों के लिए यहां पर आ जाएगा. ठीक है, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 10 वगैरह वगैरह. तो ये यहां पर भी काफी सारी चीजें मेंशन है. ठीक है, ये यहां पर काफी सारी चीजें मेंशन है. तो इन लोगों को सबको अपना रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन जीएसटीआर 3B सबको फाइल करना होगा एक्सेप्ट फॉर दीज 5, 6. ठीक है, तो जीएसटीआर 3B इन 6 लोगों को फाइल नहीं करना है, इन 6 लोगों को कुछ और फाइल करना होता है. डन. अच्छा, अब देखो ये हो गया. अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न. जीएसटीआर 3B कब तक फाइल करना होता है? तो नॉर्मली लोगों को अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है. लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी में रजिस्टर्ड हो, तो मैंने आपको बताया कि अगले क्वार्टर के बाद वाला जो महीना है उसकी या तो 22 तारीख या तो 24 तारीख. ठीक है, अगर आप नॉन क्यूआरएमपी वाले हो तो अप्रैल में जितनी भी आपने सप्लाई की, जीएसटीआर 3B आप फाइल करोगे बाय 20th मई, राइट. लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी वाले हो, अगर आप क्यूआरएमपी वाले हो तो फिर क्या होगा? अगर आप क्यूआरएमपी वाले हो तो डिपेंड करेगा कि आप मतलब अप्रैल में जून वाली आपने सप्लाई की, अब उसका जीएसटीआर 3B आपको जुलाई में फाइल करना है, तो 22 जुलाई को करोगे या फिर 24 जुलाई का करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेट में. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट में हो. देखो, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न में सबसे पहले हम लोग ने बात की क्यूआरएमपी पीपल के बारे में. सबसे पहले हम लोग क्यूआरएमपी लोगों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्यूआरएमपी वाले लोगों के बारे में बात करते हैं. ये सदर्न स्टेट्स हैं, ये सदर्न स्टेट्स हैं. थोड़ी थोड़ी नॉट, मतलब ये थोड़ी सी आप मान के चलो कि ये इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कर सकते हो, ये थोड़ी साउथ वाली चीज है. ठीक है, तो कैसे? जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप. ठीक है, वो लेफ्ट से साउथ वाला एरिया, वेस्ट से साउथ वाला एरिया. तो इन लोगों को करना होता है 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. मतलब अगर अप्रैल में जून के बारे में मैं बात करूं, अगर मैं अप्रैल में जून के बारे में बात करूं, तो इनको जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा बाय 22nd जुलाई. ठीक है, इनको जीएसटीआर 3B फाइल करना होगा बाय 22nd जुलाई. और जो लोग इन स्टेट्स में हैं, जो लोग इन स्टेट्स में हैं, कौन सी स्टेट्स? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट, ये वाले जो लोग हैं,
ये 24th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। तो अगर अप्रैल में जून के बारे में मैं बात करूं तो इनको जीएसटीआर फाइल करना है 24th जुलाई 2020 व्हाटएवर, ठीक है, 24 जुलाई तक करना होता है इनको, 22 जुलाई तक, वो साउथ वालों को, वेस्ट और साउथ वालों को 22 जुलाई तक, और नॉर्थ और ईस्ट वालों को 24 जुलाई तक, ठीक है। अब यहां पर बात आती है भाई कि ये क्यूआरएमपी स्कीम होती क्या है, ठीक है, व्हाट द हेल इज दिस क्यूआरएमपी स्कीम। तो इसके बारे में एक बेसिक आइडिया तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि आप ऐसा, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक काम कर सकते हो कि आप हर महीने अपना जीएसटीआर 3B वगैरह ना फाइल करो, जीएसटीआर 1 ना फाइल करो, आप पे कर दो टैक्स, ठीक है, आप पे कर दो, लेकिन आप अपने रिटर्न्स को क्वार्टरली फाइल कर दो। क्वार्टरली क्या हो जाता है, दिस इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ये वाली हमारी स्कीम हो जाती है क्यूआरएमपी स्कीम, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अब देखो क्यूआरएमपी स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज इट, तो इट्स एन ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम, ठीक है, ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है जहां पर पीपल पे टैक्सेस मंथली, जहां पर आप टैक्सेस मंथली पे करते हो बट रिटर्न फाइलिंग इज डन क्वार्टरली, ठीक है, टैक्सेस आपको मंथली पे करने होते हैं लेकिन रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है। अब कुछ बाकी पॉइंट्स देखते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, क्या कोई भी क्यूआरएमपी स्कीम के लिए जा सकता है? नहीं, ये देखना पड़ेगा अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम था, ठीक है, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम था तो आप इस वाले फाइनेंशियल ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस वाले फाइनेंशियल ईयर में क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर बिकमिंग एलिजिबल, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ड्यू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, ठीक है, मतलब क्या हो गया, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड द लास्ट रिटर्न एज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द सच ऑप्शन, मतलब जिस दिन आपने कहा कि मैं क्यूआरएमपी में जाना चाहता हूं उससे पहले तक के सारे रिटर्न्स आपके ऑलरेडी फाइल हो चुके होने चाहिए, ठीक है, जिस दिन आपने कहा कि मैं क्यूआरएमपी में जाना चाहता हूं उस दिन से पहले जितने भी आपके रिटर्न्स थे वो सारे ऑलरेडी फाइल हो चुके होने चाहिए। नेक्स्ट, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, ठीक है, मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कब आप क्यूआरएमपी के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो देखो, टैक्स पेयर्स कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर व्हिच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है, देखो दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, डन, ये हो गया। अब अगर मान लो मुझे जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी में जाने का मन है, ठीक है, मुझे जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में मुझे क्यूआरएमपी में जाने का मन है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब कब मैं अप्लाई कर पाऊंगा, तो मैं पुराने वाले क्वार्टर के दूसरे महीने के पहले दिन से यानी 1 मई से लेकर इस वाले क्वार्टर के पहले महीने के आखिरी दिन यानी 30 जून के बीच में मुझे अप्लाई करना होगा, ठीक है, मतलब अगर मुझे जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी 30 जुलाई, सॉरी 30 जुलाई, ठीक है, अगर 31 जुलाई होगा ना भाई, अगर मुझे जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में, अगर मुझे जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में जाना है, अगर मुझे जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में जाना है तो मैं कब अप्लाई कर पाऊंगा, तो मैं 1 मई से 31 जुलाई के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। देखो, अब देखो, taxpayers can opt in for any quarter from first day of the second month of the preceding quarter। देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे
ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, जिस क्वार्टर के लिए आपको, फॉर विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो कब तक, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर विच द ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है, डन। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, डन। वैलिडिटी ऑफ द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, अगर आपने एक बार ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो ये ऑप्शन लगातार कंटिन्यू रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर ही 5 करोड़ क्रॉस कर गई तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपने इस ऑप्शन में ऑप्ट किया तो ये ऑप्शन आपके पास लगातार अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अगर एक बार आपने इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया तो ये वाला ऑप्शन आपके पास लगातार अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास लगातार अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो, टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज्ड वंस, अगर एक बार आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, दे शैल कंटिन्यू टू फर्निश द रिटर्न एज पर द सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड्स, ठीक है, अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। अगर 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर चला गया तब तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा, या अगर आपने कहा कि नहीं ठीक है यार अब से मैं क्यूआरएमपी में नहीं जाना चाहता तो ठीक है, लेकिन जब तक आप नहीं कह रहे या आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रहा तब तक आप ऑटोमेटिकली क्यूआरएमपी में ही रहोगे, ठीक है। नाउ ऑप्टिंग ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीआईएन वाइज, ठीक है। तो एक जीएसटीआईएन पर अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली तो वो सारे के सारे आपके एस्टैब्लिशमेंट्स पर वो वैलिड रहती है। तो अ पर्सन में अवेल क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शन फॉर सम जीएसटीआईएन्स एंड नॉट फॉर सम अदर जीएसटीआईएन्स, ठीक है। तो अगर आपने किसी एक जीएसटीआईएन पर वो लिया तो उस जीएसटीआईएन से रिलेटेड आपके जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड है वो सारे के सारे जीएसटीआईएन वो सारी प्लेसेस ऑफ बिजनेस पर एप्लीकेबल होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने उत्तर प्रदेश में ही मल्टीपल जीएसटीआईएन्स ले रखे हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी 3 शोरूम्स है, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। आपने प्रयागराज वाले के लिए एक सेपरेट जीएसटीआईएन लिया, लखनऊ वाले के लिए एक सेपरेट जीएसटीआईएन लिया और कानपुर वाले के लिए एक सेपरेट जीएसटीआईएन लिया। फिर आपका मन करा कि प्रयागराज वाले को मैं क्यूआरएमपी में फाइल करता हूं, लखनऊ और कानपुर वाले को मैं क्यूआरएमपी में नहीं फाइल कर सकता हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यस, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। यस, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो उत्तर प्रदेश में आपका एक जीएसटीआईएन है, ठीक है, और कर्नाटका में आपका दूसरा जीएसटीआईएन है। उत्तर प्रदेश में आपका एक जीएसटीआईएन है, कर्नाटका में आपका दूसरा जीएसटीआईएन है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके 3 ब्रांचेस हैं, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। और फिर आपका मन करे कि यार प्रयागराज में मैं उस पे क्यूआरएमपी में करता हूं और कानपुर और लखनऊ में मैं क्यूआरएमपी नहीं करता, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन तीनों एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए आपके पास एक ही जीएसटीआईएन है जो कि उत्तर प्रदेश वाला जीएसटीआईएन है, ठीक है। तो अ पर्सन मे अवेल क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शन फॉर सम जीएसटीआईएन्स एंड नॉट फॉर अदर जीएसटीआईएन्स। अब देखो, ऑप्टिंग आउट ऑफ द क्यूआरएमपी स्कीम, क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। तो टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग आउट ऑफ द क्यूआरएमपी स्कीम, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर हैज एक्सीडेड 5 करोड़ रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये तो आप कर ही सकते हो। या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द क्यूआरएमपी स्कीम फॉर अ क्वार्टर, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए चाहते हो कि मुझे क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं जाना, तो सपोज आप ये चाह रहे हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में मुझे क्यूआरएमपी में नहीं जाना, तो आपको ये सरकार को बताना तो पड़ेगा ना। जैसे यहां पर जब आपको क्यूआरएमपी में आना था तो आपको सरकार को बताना पड़ा, उसी तरह से जब आपको यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं जाना तो भी आपको सरकार को तो बताना ही पड़ेगा। तो सरकार को आप कब तक बताओगे? तो यहां पर यह बोला गया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो आपका क्वार्टर होगा, तो 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच में आप कभी भी सरकार को बता सकते हो कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं जाना चाहते। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अवेलेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, जिस क्वार्टर के लिए आप क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर आना चाहते हो। डन। अब देखो, ये क्यूआरएमपी स्कीम में ये तो हम लोगों ने कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या कंडीशंस वगैरह हैं, इन सब चीजों के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली। अब देखो भाई साहब, यहां पर क्यूआरएमपी स्कीम में हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि आप रिटर्न भले ही क्वार्टरली फाइल कर दो लेकिन आप टैक्स का पेमेंट मंथली करो, ठीक है। आप रिटर्न भले ही क्वार्टरली फाइल कर दो लेकिन आप टैक्स का पेमेंट मंथली करो। अब यहां पर सवाल एक बहुत ही, जब से मैंने भी क्यूआरएमपी पढ़ा था तब से मेरे दिमाग में भी ये सवाल आता था
कि यार फिर हम मंथली टैक्स का पेमेंट करेंगे कैसे, क्योंकि रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तभी तो हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं और तभी तो हम लोगों को पता चलता है। जब हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तभी तो हम सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं और सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को पता चलता है ना। सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को पता चलता है। अब अगर मान लो यहां पर ये वाली चीज आ रही है, अब अगर मान लो ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आपको रिटर्न फाइल करने की ही जरूरत नहीं है, लेकिन आप टैक्स पे करो, तो टैक्स पे कैसे करूंगा मैं? और अगर टैक्स पे करने के लिए मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो व्हाई शुड आई नॉट जस्ट फाइल द रिटर्न? ठीक है, अगर टैक्स पे करने के लिए मुझे सब कुछ दोबारा से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं रिटर्न ही अपना फाइल कर दूं, जबरदस्ती में क्यूआरएमपी में क्यों जाऊं? तो यहां पर सरकार ने क्या बोला है, इसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर is to be paid by depositing in pre-filled form GST PMT 06। GST PMT 06 क्या है? वो चालान है। इसके बारे में हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में बात की थी। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स वाले जो चैप्टर है वहां पर आपको याद होगा मैंने आपको पूरी प्रॉपर जीएसटी के चालान दिखाई थी। एक में डेमो चालान जनरेट करके लाया था आप लोगों के लिए, वो जीएसटी के पोर्टल पर ही जनरेट की थी। मतलब आई डिड नॉट क्रिएट इट ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट और समथिंग, आई एक्चुअली गॉट दैट चालान जनरेटेड ऑन माय जीएसटी पोर्टल बाय फिलिंग इन सम रैंडम डिटेल्स। ठीक है, तो उन रैंडम डिटेल्स को फिल करने के बाद ही वो जीएसटी चालान में आपके लिए निकाल के दिखा के लाया था और उसमें जीएसटी पीएमटी 06 लिखा हुआ था। तो अब द थिंग इज कि अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में हूं, तो सपोज अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाता हूं, तो अप्रैल और मई वाला जो भी टैक्स है वो तो मुझे पे करना पड़ेगा ना विदाउट फाइलिंग द रिटर्न। और जून वाला जो है वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जुलाई में मैं एनीवे जीएसटीआर1 अपना फाइल करने वाला हूं। तो देखो यहां पर क्या बोला है, टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months, पहले 2 महीने का जो भी टैक्स ड्यू होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा इन प्री फिल्ड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। पेमेंट इज टू बी मेड बाय 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो अगर मैं अप्रैल में जून वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम में हूं तो अप्रैल वाला टैक्स मुझे 25 मई तक फिल करना होगा, जो मई वाला टैक्स मुझे 25 जून तक फिल करना होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द क्यूआरएमपी स्कीम। कैसे पता चलेगा मुझे कितना कितना टैक्स पे करना है? तो 2 मेथड सरकार ने दिए हैं, एक है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। ठीक है, एक है फिक्स्ड सम मेथड, सरकार कहती है तुम चिंता मत करो, सरकार कह रही है तुम चिंता मत करो, हम बता देते हैं तुमको कितना पैसा देना है, वो है फिक्स्ड सम मेथड। और दूसरा है कि तुम खुद से कैलकुलेट करके भर दो। ठीक है, अब फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखना। फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है, देखो what you have to do is you have to pay the tax due in each of the first 2 months of the quarter and you have to deposit it in GST PMT 06 by 25th day of the month succeeding such month। ये तो हम लोगों को मालूम ही है, but how much amount do I need to pay? फिक्स्ड सम मेथड में how much amount do I need to pay? तो देखो अगर आपने रिटर्न पिछली बार क्वार्टरली फाइल किया था, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपने पिछली बार क्वार्टरली फाइल किया था, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पिछले वाले क्वार्टर में भी आप क्यूआरएमपी स्कीम में रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पिछले वाले क्वार्टर में भी आप क्यूआरएमपी में रहे हो। फॉर एग्जांपल यहीं पर हम लोगों ने क्या बात की थी कि जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने के लिए क्यूआरएमपी में जाना चाहता है ये। ठीक है, तो अप्रैल में जून में तो क्यूआरएमपी में नहीं था ना ये, अप्रैल में जून में तो ये नॉर्मल में था। ठीक है, अब यहां हमने बात की कि जनवरी फरवरी मार्च में ये क्यूआरएमपी से बाहर आना चाहता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये क्यूआरएमपी में था, जुलाई अगस्त सितंबर में ये क्यूआरएमपी में था, अप्रैल में जून में ये क्यूआरएमपी में नहीं था, और अब जनवरी फरवरी मार्च में भी ये क्यूआरएमपी में नहीं होगा। ठीक है, अब जनवरी फरवरी मार्च में भी ये क्यूआरएमपी में नहीं होगा। तो अब यहां पर सरकार ने कहा कि देखो अगर तुम्हारा पिछला रिटर्न क्वार्टरली वाला रिटर्न था, अगर तुम्हारा पिछला वाला रिटर्न क्वार्टरली वाला रिटर्न था, तो उस वाले रिटर्न में तुमने जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया था उसका 35% जमा कर दो बस। ठीक है, 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं फिर से, आई नो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा चल रहा होगा, बट इट्स वेरी सिंपल वेरी लॉजिकल। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करना होता है। ठीक है, आई जस्ट शो यू द एंटायर चेन, है ना, तभी ये माइंड मैप्स इतने बड़े बड़े बनते हैं और तभी ये माइंड मैप्स का फायदा भी होता है, बिकॉज whenever you lose your chain of thought you can actually jump and you can actually find the trail। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो हम यहां पर बात करें फर्निशिंग रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। इसके अंदर हम रिटर्न फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिटर्न फॉर्म्स में हम फॉर्म जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म्स में हम फॉर्म जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर रहे हैं। अब जीएसटीआर 3B में हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न में 2 चीजें आती हैं, एक तो क्यूआरएमपी वाले लोग होते हैं और दूसरे बाकी लोग होते हैं। ठीक है, और दूसरे बाकी लोग होते हैं। बाकी लोगों के लिए तो हमें पता है 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो क्यूआरएमपी वाले लोग हैं
उनको जीएसटीआर 3B कब फाइल करना होता है? उनको जीएसटीआर 3B कब फाइल करना होता है? उनको जीएसटीआर 3B या तो 22 तारीख को फाइल करना होगा क्वार्टर के एंड वाले महीने में, या फिर 24 तारीख को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी स्टेट्स में, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी स्टेट्स में, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं उनके लिए 24 तारीख, साउथ और वेस्ट वाली जो स्टेट्स हैं उनके लिए 22 तारीख, ठीक है। अब हम लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में डिक करना शुरू किया। अब हमने क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में डिस्कशन करना अपना शुरू किया कि यार ये क्यूआरएमपी स्कीम है क्या, ठीक है। तो क्यूआरएमपी स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब रिटर्न आप भले ही क्वार्टरली फाइल करो लेकिन पेमेंट आप मंथली करो। अब हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट तो हम मंथली कर देंगे लेकिन कितना पे करें हम मंथली आपको, ठीक है। हम पेमेंट मंथली तो कर देंगे लेकिन हम पेमेंट कितना करें आपको मंथली। तो इसके लिए सरकार ने कहा दो मेथड्स हैं आपके पास। इसके लिए सरकार ने कहा कि आपके पास दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स सम मेथड और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब हम फिक्स सम मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार कहती है कि अगर आप फिक्स सम मेथड में आ रहे हो तो आप एक काम करो, ठीक है। सपोज जुलाई अगस्त सितंबर में, सपोज जुलाई अगस्त सितंबर में आप इसमें थे, सपोज जुलाई अगस्त सितंबर में आप क्यूआरएमपी में हो, ठीक है। तो आपको जुलाई के लिए अगस्त में पेमेंट करना होगा, 25 अगस्त तक आपको पेमेंट करना होगा। अब आप देखो कि क्या पिछले वाला क्वार्टर का रिटर्न आपने क्वार्टरली फाइल किया था या आपने मंथली फाइल किया था। तो अप्रैल में जून में तो मैं क्यूआरएमपी में था ही नहीं, तो अप्रैल में जून में मैंने मंथली रिटर्न फाइल किया होगा। तो अभी फिक्स सम मेथड का जो एस्पेक्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यहां पर आकर अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा। अभी मैं आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर से समझाता हूं, ठीक है। अभी आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर से समझो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज अ क्वार्टर, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज अ क्वार्टर। अक्टूबर महीने का पेमेंट मुझे 25 नवंबर तक करना होगा। क्यूआरएमपी में मैं रजिस्टर्ड हूं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो अक्टूबर वाला पेमेंट मुझे 25 नवंबर तक करना होगा। कितना पेमेंट करूंगा? लॉ कहता है कि क्या तुमने पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था या मंथली रिटर्न फाइल किया था। मैंने कहा मैंने तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था। तो सरकार कहती है कि भाई तो एक बात बताओ, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टरली रिटर्न तुमने फाइल किया था उसमें से कुछ पेमेंट तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया होगा। यस, जुलाई अगस्त सितंबर का जीएसटीआर 3B फाइल किया होगा 22 तारीख को या 24 तारीख को, और उसका रिटर्न फाइल करते समय जो भी जीएसटी पेमेंट किया होगा वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से किया होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया होगा। तो अब कह रही है सरकार कि जितना पैसा तुमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया उसका 35% तुम जमा कर दो नवंबर में, 25 नवंबर तक, ठीक है। अब आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जहां पर मैं क्यूआरएमपी के लिए रजिस्टर्ड हूं, जुलाई अगस्त सितंबर में भी मैं क्यूआरएमपी के लिए रजिस्टर्ड था। अक्टूबर महीने का जीएसटी मुझे 25 नवंबर तक पे करना है। अब 25 नवंबर को मैं कितना जीएसटी पे करूंगा? लॉ कहता है पिछले वाले क्वार्टर का रिटर्न उठाओ, पिछले वाले क्वार्टर का 3B उठाओ। उस 3B में देखो कितना पोर्शन कैश से पे किया था, जितना पोर्शन कैश से पे किया था उसका 35% तुम 25 नवंबर तक पे कर दो, ठीक है। उसका 35% तुम 25 नवंबर तक पे कर दो, राइट। तो देखो कितना, इफ द रिटर्न वॉज फर्निश्ड क्वार्टरली 35% of the tax paid in cash in the previous quarterly return, पिछले वाले क्वार्टरली रिटर्न में जितना भी आपने पेमेंट किया था कैश से उसका 35% पे कर दो, ठीक है। और अगर रिटर्न मंथली पे किया था तो, अगर मान लो रिटर्न मंथली पे किया था तो, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि अगर मान लो जुलाई अगस्त सितंबर में, क्या मैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी में हूं? हाँ, मैं जुलाई अगस्त सितंबर में क्यूआरएमपी में हूं। अब जुलाई वाला टैक्स मुझे अगस्त में पे करना होगा, ठीक है। जुलाई वाला टैक्स मुझे अगस्त में पे करना होगा। तो अगस्त में 25 अगस्त तक मैं कितना टैक्स पे करूं? तो लॉ कहता है कि फिक्स सम मेथड में जाना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ मैं फिक्स सम मेथड में जाना चाहता हूं। लॉ कह रहा है पिछले वाले क्वार्टर में तुमने मंथली रिटर्न फाइल किया था या क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था? मैंने कहा मंथली रिटर्न फाइल किया था। तो लॉ कहता है कि जुलाई में आखिरी मंथली रिटर्न कब फाइल किया था? आखिरी मंथली रिटर्न कब फाइल किया था? जुलाई में फाइल किया था, ठीक है। सॉरी, जून में फाइल, जून वाला रिटर्न मैंने जुलाई में फाइल किया था, ठीक है। आखिरी मंथली रिटर्न मैंने कब फाइल किया था? जून वाला रिटर्न मैंने जुलाई में फाइल किया था। तो लॉ कहता है कि ठीक है, जुलाई में जो तुमने जून का रिटर्न फाइल किया, जुलाई में जो तुमने जून का रिटर्न फाइल किया, ठीक है, उसमें तुमने कुछ पेमेंट कैश में किया होगा, कुछ क्रेडिट में किया होगा। तो जितना भी पेमेंट तुमने कैश से किया उसका 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द प्रीवियस क्वार्टर्स लास्ट मंथ्स रिटर्न, पिछले क्वार्टर के आखिरी महीने के रिटर्न में जो भी तुमने कैश से पेमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट किया, उसका 100% तुमको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मुझे जुलाई वाले महीने का पेमेंट मुझे करना होगा अगस्त में, 25 अगस्त तक मुझे पेमेंट करना होगा। मैंने पिछले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में था क्या? मैं नहीं, मैं पिछले वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी में नहीं था। तो जून का जो रिटर्न है वो मैंने 20 तारीख को फाइल किया होगा, ठीक है। जून का जो रिटर्न है वो मैंने 20 जुलाई को फाइल किया होगा।
20 जुलाई को जो ये रिटर्न मैंने फाइल किया, इसमें से थोड़ा सा मैंने क्रेडिट में पेमेंट किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके पेमेंट किया होगा, और थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके पेमेंट किया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके पेमेंट किया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके जो भी मैंने पेमेंट किया, उसका 100% मुझे यहां पर पे करना होगा 25 अगस्त तक। ठीक है, उसका 100%। बेसिकली क्यूआरएमपी का आपको जो मंथली पेमेंट करना होता है वो डिपेंड करता है आप कौन से वाले मेथड में जाते हो। आप फिक्स्ड सम मेथड में जाते हो या आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाते हो। अगर आप फिक्स्ड सम मेथड में जाते हो तो देखना पड़ेगा कि पिछले क्वार्टर में आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया या मंथली रिटर्न फाइल किया। अगर पिछले वाले क्वार्टर में आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया तो जो भी आपका लास्ट फाइल्ड क्वार्टरली रिटर्न है उसमें जितना भी पोर्शन आपने कैश में दिया है उसका 35% आप पे कर दो। अगर पिछले वाले क्वार्टर में आपने मंथली रिटर्न फाइल किया तो जो भी आखिरी महीने का रिटर्न है उसमें जितना कैश में पेमेंट किया है उसका 100% दे दो। ठीक है, अब आप जब ये सब पढ़ोगे ना तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी चीजें। देखो अब यहां पर एक चीज और है कि मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्संस हु हैव नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। डन। ये हो गया। अब ये तो हम लोगों का हो गया फिक्स सम मेथड में। अब फिक्स सम मेथड में हम लोग इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टैक्स ऊपर नीचे पे हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कुछ टैक्स ऊपर नीचे पे हुआ हो, क्योंकि यहां पर तो एस्टिमेट बेसिस पर ही टैक्स पे हो रहा है ना कि भाई पिछले वाले क्वार्टर में जो भी किया था उसका 35% दे दो, या पिछले महीने में जो किया था उसका कैश का 100% दे दो। तो जो भी जीएसटी पे होगा वो ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो अब यहां पर आती है बात एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, यहां पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात आती है, ध्यान से सुनना। वेयर ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर इज पेड बाय ड्यू डेट। ठीक है, वेयर ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम अमाउंट फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर इज पेड बाय ड्यू डेट। अगर ये 25 अगस्त तक, मतलब 25 तारीख तक आपने पे कर दिया, किसी भी क्वार्टर के पहले 2 महीनों का आपको टैक्स पे करना होता है ना अगले महीने की 25 तारीख तक, तो अगर आपने 25 तारीख तक पे कर दिया तो नो इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ द लायबिलिटी ऑफ द सेड मंथ वाज फाउंड हायर। बाद में रिटर्न फाइल करते समय अगर उस पर्टिकुलर मंथ की लायबिलिटी ज्यादा भी निकली तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड सम मेथड यूज किया और आपने टाइमली पेमेंट कर दिया। ठीक है, if GSTR 3B of the quarter is filed by the due date discharging the entire liability। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको उस क्वार्टर का GSTR 3B फिर 22 या 24 तारीख तक फाइल करना पड़ेगा और सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी को आपको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज करना होगा। डन। अब देखो, where taxpayer makes monthly payment beyond the due date। अगर टैक्स पेयर ने मंथली पेमेंट 25 तारीख के बाद किया, मंथली पेमेंट 25 तारीख तक करना होता है, अगर 25 तारीख के बाद किया तो इंटरेस्ट इज पेबल एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GST PMT 06 टिल द डेट ऑफ मेकिंग द पेमेंट। तो फिर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, where form GSTR 3B is furnished beyond the due date। मान लो GSTR 3B भी लेट कर दिया तो इंटरेस्ट पेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट 2017 फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ नेट ITC। ये इसके बारे में जो हम लोगों ने पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में बात की थी वो वाले रूल्स यहां पर लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी फिक्स्ड सम मेथड की। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट मेथड के बारे में। देखो, taxpayers can pay tax by considering the tax liability on inward and outward supplies and ITC available in form GST PMT 06। लेकिन अगर आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड पे किया और बाद में टैक्स लायबिलिटी ऊपर नीचे आई तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Applicability of interest, interest payable as per the provisions of section 50 of the act for tax or any part thereof net ITC which remains unpaid या paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका नॉर्मल तरीके से लगता रहेगा। ये हमारा QRMP से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन था वो कंप्लीट यहां पर हो गया है। ठीक है, बात अभी भी GSTR 3B के बारे में ही चल रही है, लेकिन GSTR 3B में जितना भी QRMP से रिलेटेड डिस्कशन था वो यहां पर आकर अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि GSTR 3B हम लोगों को फाइल करना होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है। तो QRMP वालों के लिए 22 तारीख या 24 तारीख डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी वाली स्टेट में है, और बाकी लोगों के लिए 20 तारीख, बाकी लोगों के लिए अगले महीने की 20 तारीख। जो QRMP वाले नहीं है उनके लिए GSTR 3B फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो होती है अगले महीने की 20 तारीख। ठीक है, ऑलराइट, फिर nil GSTR 3B आपको फाइल करना होता है। तो फाइलिंग ऑफ GSTR 3B is mandatory for all the normal and casual taxpayers even if there is no business activity in any particular tax period। Nil GSTR 3B can be filed through SMS using the registered mobile number, OTP verified, filing available on the on or after the first day of the subsequent month या quarter। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम टाइम लिमिट GSTR 3B का क्या है? वैसे तो अगले महीने की 20 तारीख होती है और QRMP के लिए अगले महीने क्वार्टर के बाद वाले महीने की 22 तारीख या फिर 24 तारीख। लेकिन अगर तब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ड्यू डेट के 3 साल तक आप फिर भी उस महीने का या क्वार्टर का GSTR 3B फाइल कर सकते हो।
तो 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, ये हो जाता है। अगर जीएसटीआर 3B में एरर्स या ओमिशंस होते हैं तो फिर क्या होता है? Errors or omissions in filed GSTR 3B can be rectified in the return for the tax period during which the error is noticed. तो जिस पीरियड में आपको एरर नोटिस हुआ पिछले वाले पिछले किसी भी पीरियड का, तो उस पीरियड का रिटर्न फाइल करते समय आप एरर को रेक्टिफाई कर दो। टैक्स पेबल ड्यू टू सच एरर मस्ट बी पेड विद इंटरेस्ट। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? रेक्टिफिकेशन नॉट परमिटेड इफ द एरर वाज डिस्कवर्ड ड्यू टू स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन या एनफोर्समेंट एक्टिविटीज बाय द टैक्स अथॉरिटीज। अगर मान लो स्क्रूटनी वगैरह हुआ और वहां पर एरर निकला तो आप एरर को रेक्टिफाई कर नहीं पाओगे, तो आप एरर को बिल्कुल भी रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। और एरर रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट क्या है? अर्लियर ऑफ 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द डिटेल्स पर्टेन, या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, ये यहां पर हो जाता है। एंड व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? ठीक है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? तो जैसे मैं हर बार हमेशा आपको क्या बताता हूं कि 20 तारीख तक आपको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, जीएसटीआर 3B फाइल करना है, और 20 तारीख तक ही आपको पेमेंट भी करना है। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स क्या हो जाता है? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स हो जाता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। बाकी कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) on which self assessed tax has been paid is paid in full is considered as valid return। अगर आपने उस पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब प्रॉपर्ली पे कर दिया जीएसटीआर 3B के साथ, आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया, उसके साथ टैक्स वगैरह भी आपने पे कर दिया, तो उसको वैलिड रिटर्न माना जाएगा। अ टैक्स पेयर मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली साइन A taxpayer must electronically sign the submitted returns, failing which the returns are treated as not filed। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसको साइन करना पड़ता है। साइनिंग ऑप्शंस क्या है? या तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आप कर सकते हो, और कंपनीज और एलएलपीज के लिए तो डीएससी मैंडेटरी है। ई साइन कर सकते हो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो आपके मोबाइल नंबर पर आता है उससे भी आप इसको साइन कर सकते हो। ये हो गया हम लोगों का जीएसटीआर 3B। लेकिन हम लोग कर रहे वहीं रहे रिटर्न फॉर्म्स अंडर सेक्शन 39। तो जीएसटीआर 3B तो इज ओनली वन फॉर्म, और इसमें भी याद करो कि कितने सारे लोगों का एक्सक्लूजन था। तो अब उन लोगों के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। अदर्स, अलग अलग टाइप के कौन कौन से रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के कौन कौन से रिटर्न फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। डन। तो सबसे पहले हमारे पास एक तो आएगा जीएसटीआर 4। ये क्या है? एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है। एंड देन जीएसटी सीएमपी 08 भी होता है फॉर क्वार्टरली टैक्स पेमेंट बाय द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं उनको जीएसटी सीएमपी 08 में क्वार्टरली पेमेंट करना होता है, लेकिन रिटर्न वो एनुअली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न वो लोग एनुअली फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 5 फाइल करना होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को। जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है उन लोगों को जो टीडीएस काटते हैं। ठीक है, जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है उन लोगों को जो टीडीएस काटते हैं। अब यहां पर देखते हैं डिटेल्स टू बी फर्निश्ड। ठीक है, तो जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स वाला, कौन कौन सी डिटेल्स? इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाईज, कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, तो जो भी इनवर्ड सप्लाईज आप ले रहे हो उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको सबमिट करनी होती हैं, और जो भी आप आउटवर्ड सप्लाईज दे रहे हो उसकी कंसोलिडेटेड डिटेल्स आप कर सकते हो। कब करना होता है? ये ईयरली करना होता है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न क्या है? 30th जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटीआर 4 कब तक फाइल करना होगा? 30th जून 2026 तक उसको जीएसटीआर 4 फाइल करना होगा। Proper officer can cancel registration if a composition taxpayer has not furnished GSTR 4 for a financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the return। ठीक है, तो अब 30th जून तो हमारी ड्यू डेट हो गई। अब उसके 3 महीने के बाद तक भी अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ने अपना जीएसटीआर 3 मतलब ये जीएसटीआर 4 नहीं फाइल किया है तो प्रॉपर ऑफिसर कॉम्पोजिशन स्कीम वाले बंदे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, अभी यहां पर तो कुछ है नहीं क्योंकि जीएसटीआर 4 फाइल करते हुए आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता। ठीक है, क्योंकि आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हो तो हर महीने के मतलब हर क्वार्टर के एंड, सॉरी कॉम्पोजिशन वाले में हर क्वार्टर के एंड में आपको जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू टैक्स पे करना होता है। ठीक है, जीएसटी सीएमपी 08 के थ्रू टैक्स पे करना होता है। इसलिए जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न है वहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करते समय किसी भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को कोई जीएसटी पे नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो जीएसटी सीएमपी 08 फॉर क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स बाय कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। देखो कौन कौन सी डिटेल्स फर्निश करनी है? डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, जितना भी आपने खुद से किया कि ये मेरी सेल है, इस पर मुझे 1% टैक्स देना है या 5% टैक्स देना है, उसकी डिटेल्स यहां पर मेंशन करनी होंगी। कब क्वार्टरली आपको फाइल करना होता है, कब ड्यू डेट क्या है? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। ठीक है, तो जैसे अप्रैल में जून वाला जो क्वार्टर है उसके लिए 18 जुलाई विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी सीएमपी 08 फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वाला जो भी बंदा होगा वो 18 जुलाई तक अपना जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करेगा और टैक्स पे करेगा। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तो वही हो जाती है 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर।
ठीक है, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। अब ये कॉम्पिटिशन टैक्स वाली जो स्कीम हो जाती है जहां पर एनुअल रिटर्न इनको जीएसटी 4 में करना होता है, जीएसटीआर 4 में, और जीएसटी सीएमपी 08 इनको क्वार्टरली पेमेंट के लिए करना होता है। इन दोनों के लिए कुछ हमारे पास नोट्स हैं। क्या नोट्स हैं? देखो, द इनवर्ड सप्लाईज ऑफ अ कॉम्पिटिशन सप्लायर रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस फाइलिंग जीएसटीआर 1 हु विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन फॉर्म जीएसटीआर 4A फॉर व्यूइंग। तो कॉम्पिटिशन सप्लायर जो है, जो भी कॉम्पिटिशन सप्लायर है, वो इनवर्ड सप्लाई तो करेगा, ठीक है, वो अपना सामान तो खरीदेगा ही आपको देने के लिए, और वो जिससे सामान खरीदेगा, तो कॉम्पिटिशन सप्लायर का जो सप्लायर होगा जिससे भी वो सामान खरीद रहा है, वो सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 फाइल करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है तो, ठीक है, वो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के जीएसटीआर 4A में आएगा, सिर्फ व्यूइंग के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर उसका कुछ कर तो सकता नहीं है, क्रेडिट तो ले नहीं सकता, ठीक है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपने जीएसटी का क्रेडिट तो ले नहीं सकता, राइट। तो अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपने जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकता तो उसके जीएसटीआर 4A में ये सिर्फ व्यूइंग के लिए आएगा, राइट। Filing of nil GST CMP 08 is mandatory for all taxpayers who have opted to pay tax under compensation scheme, even if there is no business activity in any tax period. ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ध्यान से याद रखना है इस चीज को कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो होता है उसको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, और वो होता है जीएसटीआर 4, ठीक है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है, और जीएसटी सीएमपी 08 हर क्वार्टर फाइल करना होता है जिसमें वो टैक्स पे करता है। जीएसटीआर 4 उसको फाइल करना होता है अगले साल के 30 जून तक, और जीएसटी सीएमपी 08 उसको हर क्वार्टर के बाद 18th ऑफ द मंथ तक जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करना होता है। कॉम्पोजिशन सप्लायर जिससे भी सामान खरीदता है, वो लोग जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तो कॉम्पोजिशन सप्लायर के पास वो जीएसटीआर 4A में व्यूइंग के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि कर उसका वैसे भी वो कुछ नहीं सकता है। डन। अब इसके बाद हम आते हैं जीएसटीआर 5 पे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के लिए क्या डिटेल्स फर्निश कर दी है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज और डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश करनी होती हैं। कब? मंथली करनी होती हैं। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न? अर्लियर ऑफ 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ, या फिर 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है ये, तो हो सकता है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए इसके रजिस्ट्रेशन की, तो जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म होगी तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको ये जीएसटीआर 5 फाइल करना होगा, ठीक है, 7 दिन के अंदर जीएसटीआर 5 फाइल करना होगा। या अगर उसकी वैलिडिटी अभी भी चल रही है तो जैसे ही महीना खत्म होता है अगले महीने की 13 तारीख से पहले पहले उसको जीएसटीआर 5 फाइल करना होता है, और जब वो अपना जीएसटीआर 5 फाइल करेगा तभी वो जो भी टैक्स वगैरह उसको पे करना होगा तभी वो टैक्स का पेमेंट भी कर देगा। उसके बाद जीएसटीआर 7 फाइल करता है वो बंदा जिसको टीडीएस काटना होता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनको टीडीएस काटना होता है वो लोग जीएसटीआर 7 फाइल करते हैं, ठीक है। तो देखो, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज और एजेंसीज इफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज, ठीक है। इफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज। ये कब फाइल करना होता है? इनको मंथली फाइल करना होता है, ऑन और बिफोर 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ। तो अगले महीने की 10 तारीख तक ये रिटर्न फाइल करना होता है। इसके बारे में हम लोगों ने टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में भी बात की थी, ठीक है। अब यहां पर यह बात आती है कि अगर आप टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड हो तो इवन इफ आपने कोई टीडीएस नहीं काटा तो आप भी तब भी आपको निल फाइल करना पड़ेगा। तो द डिडक्टर शैल फर्निश जीएसटीआर 7 फॉर एवरी कैलेंडर मंथ वेदर और नॉट एनी डिडक्शंस हैव बीन मेड ड्यूरिंग दैट मंथ। अगर आपने टीडीएस नहीं भी काटा तब भी आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपने टीडीएस काटा वो आपको सरकार को देना होगा। वो कब तक आप दोगे? वही लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, मतलब 10 तारीख तक, 10 तारीख तक, ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ, ठीक है। अब देखो, जिस भी बंदे ने टीडीएस काटा उसने अपना जीएसटीआर 7 फाइल किया। जब उसने अपना जीएसटीआर 7 फाइल किया तो जिस बंदे का टीडीएस काटा गया है, मतलब डिडक्टी, उसके पास जीएसटीआर 7A में ये वाली इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और इसको क्रेडिट कहां पर मिलता है? टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसको इसका क्रेडिट भी मिल जाता है। लेकिन जब टीडीएस वाला डिडक्टर अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 7, तो डिडक्टी के पास जीएसटीआर 7A में इसकी सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है। तो देखो, TDS certificate issued by deductor to the deductee within 5 days of crediting the amount to the government contains value on which the TDS was deducted, the rate of deduction, amount of TDS paid to the government, ठीक है। तो GSTR 7A किसको मिलता है? डिडक्टी को मिल जाता है। डन। ये हम लोगों के यहां पर आए फर्निशिंग रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39। ये 39 वाले रिटर्न्स हो गए। और अब हम आते हैं अपने अदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स पर, ठीक है।
अदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स पर हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगेन वेरी सिंपल, तो सबसे पहली चीज होती है भाई फर्स्ट रिटर्न, ठीक है। कुछ कुछ और चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज होती है फर्स्ट रिटर्न। नाउ व्हाट द हेल इज अ फर्स्ट रिटर्न? रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बिटवीन द डेट ऑन व्हिच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन व्हिच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जैसे मान लो मैंने अप्रैल में अपना बिजनेस करना शुरू किया, अब 1 जून को मेरा टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, 10 20 40 वाली थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया। तो नाउ आई हैव बिकम लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन 1 जून। 30 दिन के अंदर अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा रजिस्ट्रेशन आया मेरे पास सपोज 25 जून को। तो 1 जून से लेकर 25 जून तक जितनी भी मैंने सप्लाईज की है सबके लिए मुझे रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस देनी होंगी, और 1 जून से 25 जून के बीच के सप्लाईज के लिए मुझे अपना पहला रिटर्न फाइल करना होगा। दैट इज व्हाट फर्स्ट रिटर्न इज, ठीक है। दैट्स व्हाट फर्स्ट रिटर्न इज। डन। तो देखो, रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज, रजिस्टर्ड पर्सन टू डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाईज इन द पीरियड, किस वाले पीरियड के में? बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मुझे फर्स्ट रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद मुझे फर्स्ट रिटर्न फाइल करना होता है। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस आप देखो, तो दिस इज अ मंथली स्टेटमेंट फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिपिक्टिंग सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू इट, ठीक है। तो ये जीएसटीआर 8 है, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करता है अगले महीने की 10 तारीख तक ये फाइल करता है, ये हम लोगों को मालूम ही है। अब जीएसटीआर 8 में रेक्टिफिकेशन एंड मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? तो देखो, if the ECO discovers a discrepancy on its own, not due to scrutiny, audit or enforcement, it can rectify in the GSTR 8 for the month in which the discrepancy is noticed, subject to the payment of interest under Section 50. Rectification is not permitted after the earlier of 30th November following the end of the financial year or actual date of filing the relevant annual statement, GSTR 9 भी, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। मैक्सिमम 3 साल तक आप कर सकते हो, जो भी जीएसटीआर 8 फाइल करने की जो भी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 10 तारीख, उसके 3 साल तक आप मैक्सिमम उस महीने का जीएसटीआर 8 फाइल कर सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, ठीक है। एक होता है फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न होता है जीएसटीआर 10 में, ठीक है। फाइनल रिटर्न होता है जीएसटीआर 10 में। फाइनल रिटर्न का मतलब क्या हो जाता है? फाइनल रिटर्न मतलब होता है कि बस अब जीएसटी के संसार से अलविदा, ये मेरा आखिरी रिटर्न है। तो टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसिल्ड, ये वाला टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने बात की भी हुई थी, जब हमने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में बात की थी, तब हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि कैंसिलेशन हो जाता है तो फिर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है। दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। Details of inward supplies of persons having UIN, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ पर्संस हैविंग यूआईएन, तो जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जिनके पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, उन्हें जीएसटीआर 11 फाइल करना होता है, मतलब उनको क्लेम करना होता है। When a person with a unique identity number claims a refund for the taxes paid on his inward supplies, goods or services received, he needs to provide the details of those supplies. ये जीएसटीआर 11 में आ जाता है। और अब भाई साहब आ गया है हमारा एनुअल रिटर्न। अब आया है हमारे पास एनुअल रिटर्न। हमने पूरे के पूरे जीएसटी में कितनी बार एनुअल रिटर्न के बारे में बात की है? पूरे जीएसटी वाले करिकुलम में हमने एनुअल रिटर्न के बारे में कितनी बार बात की है कि या तो 30th नवंबर या तो डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। कितनी बार हम लोगों ने एनुअल रिटर्न के बारे में बात की है? और इसकी जो ड्यू डेट है वो होती है 31st दिसंबर, ठीक है। तो देखो, फर्निश्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्संस, एनुअल रिटर्न सबको फाइनल करना होता है, किन किन को छोड़ के? कैजुअल टैक्सेबल पर्संस को नहीं जरूरत है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस टीडीएस वाले और टीसीएस वाले, इनको फाइनल एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। किस किस फॉर्म में करते हैं? जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं उनको फॉर्म जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 9A करना होता है, ईसीओस को जीएसटीआर 9B में अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। What is the due date? 31st December of the financial year, following the financial year in which for which the annual return pertains. मतलब financial year 25-26 का GST का annual return 31st December 2026 तक फाइल होना होगा। Maximum time limit क्या है? 3 years from the due date of furnishing the annual return. 3 years from the due date of furnishing the annual return. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अमेंडमेंट है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। From financial year 24-25 onwards, from financial year 24-25 onwards, registered persons whose aggregate turnover in any financial year is up to 2 crore rupees are exempted from filing the annual return GSTR 9 for that financial year. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स है। इस पर बहुत तगड़ा क्वेश्चन आईसीएआई बनाकर आपको दे सकता है मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड ये आपका बिल्कुल आ भी सकता है, ये डेफिनेटली आपका आ सकता है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है।
ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ या उससे कम है, उसको GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये 24-25 ऑनवर्ड्स है, ठीक है। तो 23-24 तक चाहे कुछ भी हो, आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स आपके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। जब आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो उसके बाद आपको एक एनुअल रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है, सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपको ये सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C में फाइल करना होता है। ये करता क्या है? GSTR 9C reconciles the value of supplies declared in the annual return with the audited annual financial statements। तो ये होता क्या है? आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो इनकम टैक्स में ऑडिट होता है आपका, उससे जो आपने GSTR 9 में अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, ठीक है, जो आपने GSTR 9 में अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया ना, ये वाला GSTR 9 में अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, तो जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं वो GSTR 9 से आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करता है। तो ये सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन होता है जो आपको 9C में फाइल करना होता है। So this is furnished by all the tax registered persons along with the annual return if their aggregate turnover during a financial year exceeds 5 crore rupees। ठीक है, तो ये सेल्फ सर्टिफाइड रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको तभी फाइल करना है अगर आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर होता है। तो एक्सेप्ट फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस, TDS वाले, TCS वाले और ये डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इन लोगों को सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट डालने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, एक तो सेक्शन 46 और एक सेक्शन 47। ये बात करते हैं डिफॉल्ट या डिले इन फर्निशिंग रिटर्न के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है? अ नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जो कि नॉर्मल रिटर्न है, सेक्शन 44 जो कि एनुअल रिटर्न है, सेक्शन 45 जो कि फाइनल रिटर्न है, या सेक्शन 52 जो कि TCS स्टेटमेंट है। अगर आपने टाइमली नहीं किया तो आपके ऊपर एक नोटिस आएगा, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश द रिटर्न विद इन 15 days, फेलिंग दैट टैक्स लायबिलिटी विल बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62 बेस्ड ऑन अवेलेबल मटेरियल प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ठीक है। तो आपके पास नोटिस आएगा, नोटिस आने के 15 दिन के अंदर अंदर फाइल कर दो, नहीं तो इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी वगैरह ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। लेट फीस फॉर डिले, सेक्शन 47। लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1, section 37, returns under section 39 including QRMP, final return section 45 and TCS statement section 52. And equal late fees payable under SGST or UTGST Act in addition to the CGST Act. The central government can waive late fee partially or fully. Late fee for GSTR 1, 3B, 4, 7 and GSTR 9 have been rationalized. अब ये कितने अमाउंट की लेट फी आती है, ये आपके स्टडी मटेरियल में एनेक्सर में दिया हुआ है। तो एनेक्सर जो है वो आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। वहां पर लिखा भी हुआ है स्टडी मटेरियल में कि ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए दिया हुआ है, ये एग्जाम में आता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले जब ये एनेक्सर में नहीं होता था। तो जब आप लोग स्कैनर में क्वेश्चंस देखोगे ना, तो स्कैनर में क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि लेट फी पूछी गई है या इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को हटाया नहीं है, मैंने अपडेटेड जो भी लेट फी वाले अमाउंट्स है उससे मैंने आंसर्स को अपडेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये मैंने वहां पर स्कैनर में नोट भी मेंशन करके रखा हुआ है कि दीस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर योर May 26 एग्जाम्स एनीमोर, May 26, September 26 एंड January 27, क्योंकि ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में ही लिख कर रखा हुआ है कि ये सिर्फ आपकी नॉलेज के पर्पस के लिए, ये एग्जाम में आने के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पर GST प्रैक्टिशनर के बारे में। ये हमारा लास्ट पॉइंट है अपने इस पूरे GST के डिस्कशन का, ठीक है। तो GST प्रैक्टिशनर होता क्या है? दिस इज बेसिकली लाइक वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर हम लोगों ने जो इनकम टैक्स में पढ़ा था उसी तरह से है, ठीक है। तो GST प्रैक्टिशनर है क्या? अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज अ प्रैक्टिशनर, ठीक है। इसको प्रैक्टिशनर की तरह से एक्ट करने की एक परमिशन मिली हुई होती है। ये फिर से पागल हो गया क्या? ओ ओ ओ, ये फिर से पागल हो गया। Just give me one moment. ठीक है, हम कर रहे थे माइंड मैप से, राइट। तो हम लोग आ गए थे यहां GST प्रैक्टिशनर में, ठीक है। GST प्रैक्टिशनर कौन होता है? GST प्रैक्टिशनर तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर, अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज अ प्रैक्टिशनर, ठीक है, जिसको अप्रूवल मिला हुआ होता है। अप्रूवल एंड रूल्स देखो, द अप्रूवल प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड कंडीशंस फॉर GST प्रैक्टिशनर्स आर डिटरमाइंड बाय रूल्स। तो ये रूल्स बताएंगे
ठीक है, अब ये जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या क्या फंक्शंस कर सकता है? तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑथराइज एंड अप्रूव जीएसटी प्रैक्टिशनर टू। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज कर रहा हूं। क्या क्या करने के लिए मैं ऑथराइज कर सकता हूं? सबमिट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 37। ठीक है, तो मैं जीएसटीआर 1 वगैरह वो मेरे बिहाफ पर फाइल कर देगा, मैं उसको ऑथराइज कर सकता हूं। फाइल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39, 44 और 45। तो जितने भी अभी हम लोगों ने रिटर्न्स देखे, उन रिटर्न्स को भी फाइल करने के लिए मैं ऑथराइज कर सकता हूं। परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस, और कुछ और जो प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस है वो भी मैं कर सकता हूं। अब ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब मैं, नॉट द जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन इज मी, नॉट द जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो अब मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? The registered person remains responsible for the accuracy of information submitted by the GST practitioners on their behalf। मतलब अगर मान लो मेरा रिटर्न जीएसटी प्रैक्टिशनर ने फाइल किया और जीएसटी प्रैक्टिशनर से कोई गलती हो गई, तो मैं सरकार से ये नहीं बोल सकता कि मेरी गलती नहीं है, वो तो जीएसटी प्रैक्टिशनर की गलती है। सरकार कहती है तू ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मुझे मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मेरे ऊपर इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अब देखो लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। ये रूल 83 है। ठीक है, जो हम लोगों ने यहां पर बात की थी ना कि जो भी रूल्स वगैरह हैं, ये यहां पर the approval process, eligibility criteria, duties, obligations and conditions for GST practitioners are determined by rules। तो अब हम लोग यही वाला रूल पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच निहारिका वर्मा, इट्स सो नाइस ऑफ यू कि आप यहां पर आए और आपने ये वाली बात बोली। रियली थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, इट्स रियली रियली वेरी स्वीट ऑफ यू कि यू स्पेशली टुक टाइम टू जॉइन दिस लेक्चर जस्ट टू मेंशन दिस। थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो तो अब यहां पर हम लोग रूल्स के बारे में करने जा रहे हैं बात। रूल्स रूल्स रूल्स, तो ये रूल है हमारा रूल 83। ठीक है, ये है हम लोगों का रूल 83। तो रूल 83 के बारे में अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली आपको सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर में अपने आप का रजिस्टर कराना चाहते हो तो। और कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है? हु कैन बी अ जीएसटी प्रैक्टिशनर? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ साउंड माइंड, नॉट इंसॉल्वेंट और कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, अगर आप ये तीनों हो तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। और इनमें से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको मेंशन आपको आपके पास होनी चाहिए, आपको फुलफिल करनी चाहिए कि आप या तो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स विद एटलीस्ट 2 years ऑफ सर्विस। ठीक है, तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। या फिर आप सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एनरोल्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years ये हो तो आप जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। Must have educational qualifications such as graduate or postgraduate degree in commerce, law, banking, business administration or equivalent. Pass exams from recognized institutions जैसे CA CMA आपने किया हुआ होता है तो। ठीक है, अगर आपने CA CMA वगैरह किया होता है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। ठीक है, आपने जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए अप्लाई किया। ठीक है, ऑथराइज्ड ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और इन्वेस्टिगेट करता है। एनरोलमेंट हो जाता है अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो और क्राइटेरिया मीट करते हो, और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और अगर मान लो क्वालिफाइड नहीं हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर का एनरोलमेंट कब तक वैलिड रहता है? जब तक उसको कैंसिल ना कर दिया जाए तब तक वो वैलिड रहता है। ठीक है, passing of examination by GST practitioner, enrolled practitioners must pass an exam conducted at intervals specified by the commissioner। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार जीएसटी प्रैक्टिशनर बन गए तो बन गए। ठीक है, उसके बाद भी आपको एग्जाम्स पास करते रहने पड़ते हैं। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इज द नोटिफाइड अथॉरिटी। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स जो है वो कुछ बताएगा कि आपको ये एग्जाम देना है, ये एग्जाम देना है। टाइम टू टाइम आपको वो एग्जाम्स दे देकर पास करते रहना होता है। Disqualification on misconduct. Misconduct leads to notice being issued, providing an opportunity to explain. If misconduct is confirmed, disqualification can follow. ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी मिसकंडक्ट होता है आपकी तरफ से तो आपको एक नोटिस दिया जाएगा। अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, प्रैक्टिशनर कैन अपील टू द कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपका डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आ गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील भी कर सकते हो। Authorization of GST practitioner by registered person. The registered person can authorize a GST practitioner for specific tasks on the common portal. Authorization can be withdrawn at any time. ये हम लोगों को मालूम ही है कि मैं registered person हूँ, GST practitioner को authorize कर सकता हूँ, तो मेरे behalf पर ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन मैं उस authorization को कभी भी withdraw भी कर सकता हूँ।
Confirmation of authorization from registered person. Confirmation process initiated when a GST practitioner submits the statements. Registered person must confirm via email या SMS or it is deemed as confirmation. तो जब GST practitioner मेरे behalf पर कुछ भी अपने returns वगैरह करेगा तो I'll have to first confirm them. ठीक है. एक्टिविटीज ऑफ जीएसटीआर जीएसटी प्रैक्टिशनर. तो जीएसटी प्रैक्टिशनर एक्चुअली क्या क्या कर सकता है, वो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फिल कर सकता है, फाइल वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कर सकता है, मेक डिपॉजिट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ठीक है, मैंने अगर उसको ऑथराइज किया तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो पैसों को डिपॉजिट भी कर सकता है, फाइल क्लेम्स फॉर रिफंड्स के लिए क्लेम कर सकता है, अप्लाई फॉर अमेंडमेंट्स या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोवाइड डिटेल्स फॉर ई-वे बिल्स, सबमिट इन्फॉर्मेशन फॉर जॉब वर्कर गुड्स, नोटिफाई इंटेंशन रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन स्कीम. ठीक है, तो ये सारी चीजें जीएसटी प्रैक्टिशनर एक कर सकता है. और अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर किसी एक स्टेट में रजिस्टर्ड है तो वो मान लिया जाएगा कि वो बाकी स्टेट में भी रजिस्टर्ड है. तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एनरोल्ड इन वन स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड इन अदर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एक स्टेट में अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड है तो मान लिया जाएगा कि वो बाकी स्टेट्स में भी रजिस्टर्ड है. ठीक है. Surrender of enrollment of goods and services tax practitioner. E-application is required for surrender via form GST PCT 06. This is GST PCT 06, not GST PMT 06. ठीक है, तो अगर किसी भी GST प्रैक्टिशनर को अपना एनरोलमेंट सरेंडर करना है, अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना है, तो वे इस फॉर्म के थ्रू सरेंडर कर सकता है. इंक्वायरी फॉलोज टू डिटरमिन कैंसिलेशन स्टेटस कम्युनिकेटेड थ्रू फॉर्म GST PCT 07. ठीक है. उसके बाद कंडीशंस फॉर अपीयरिंग एज जीएसटी प्रैक्टिशनर मस्ट बी एनरोल्ड एंड प्रोवाइड ऑथराइजेशन कॉपी व्हेन रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन अंडर जीएसटी प्रोसीडिंग्स. तो ऑथराइजेशन जो भी रजिस्टर्ड पर्सन देता है उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए, जीएसटी के प्रैक्टिशनर के पास होनी चाहिए. और इसी के साथ हम लोगों का ये रिटर्न्स वाला चैप्टर भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, रिटर्न्स वाला चैप्टर हमारा आकर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जीएसटी का रिविजन भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है. Alright guys, तो इसी के साथ रिटर्न्स अंडर जीएसटी वाला रिवीजन भी हम लोगों का यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है. जस्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्कैनर एंड फ्रॉम सेल्फ स्टडी बुक्स. और अगर आपको लगता है कि सर ये चीज और करवा दो तो मजा आ जाएगा, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. कोई भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बिंदास बताओ एंड आई विल मेक श्योर कि वैसी कोई सीरीज या वैसी कोई वीडियो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए लेकर आऊं. ठीक है, आई विल सी यू गाइस लेटर. नाउ आगे का जो भी शेड्यूल होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा. इस चैनल से बने रहना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं फॉर May 26 एग्जाम्स, इवन फॉर बाकी आगे आने वाले भी एग्जाम्स में. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस लेटर. टेक केयर, बाय बाय.